CMA इंटर, आर यू रेडी? आज से आप YouTube चैनल पर हर दिन कुछ रिवीजन देखेंगे. आज पहला सेशन है, दैट इज कंपनी ऑडिटर्स, जो अराउंड 10 to 15 मार्क्स आता है. MCQs, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सारे टेक्निकल पॉइंट्स अब मैं शुरू करने वाला हूं. ओके, स्टार्ट. एक रिक्वेस्ट है, एक व्हाइट कॉपी भी थोड़ा सा खुला रखिए ताकि कुछ पॉइंट्स और जो इन्फ्लुएंसेस निकल कर आए हम वो भी लिखेंगे. सर, इस वीडियो में क्या होने वाला है? इस वीडियो में हम मेमोरी टेक्निक सीखेंगे. इस वीडियो में हम मिलकर सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा इस वीडियो में बहुत कुछ. उसके बाद क्वेश्चन के राइटिंग पैटर्न, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, वो भी हम इस वीडियो में चमत्कार करने वाले हैं. ओके, गेट रेडी, पेन, कॉपी, एवरीथिंग. ओके, जो YouTube पर देख रहे होंगे, इसको बाद में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इस नोट्स को डलवा दूंगा. चलिए, द फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक इज सेक्शन 144. मेरे इस PDF के पेज नंबर 2 में है. दिख रहा है बोर्ड से, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं, बाद में घर में अपने नोट से पढ़ लीजिएगा. कौन, ये देखो मैंने इसको 3 भाग में, पहले 2 भाग आपको दिख रहे होंगे, सेक्शन 141 एंड और एक भाग आपको दिख रहा होगा डिस्क्वालिफिकेशंस का. तो ये पूरे बैच ने मिलकर पढ़ा था कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिट की जब मैं बात करता हूं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. वो या तो इंडिविजुअल हो, या एक फर्म हो, या रॉन्ग, इंडियन LLP हो. तो वीडियो में जो लोग संग संग में हैं, अपने नोट्स में देख रहे होंगे, घुमा के पेजेस को भी, जहां पे भी 141 आपने मार्क किया होगा उस अंश को भी खोल लीजिए. चाहे आप मेरे से नहीं पढ़ते हो, मैं आपको पसंद नहीं था, बाद में भी अगर आप इस वीडियो को पर यूज करना चाहें, कभी YouTube पर आए, तो यू कैन श्योरली यूज इट. इंडिविजुअल, फर्म, इंडियन LLP. अब रॉन्ग आंसर देखो लोग क्या करके आते हैं. इंडिविजुअल, फर्म, ऐसे नहीं पढ़ोगे आप, आंसर में ये नहीं लिखोगे. अ फर्म वेयर, मेरे संग संग मैच करो और बोर्ड वर्क भी देखते रहो. अ फर्म वेयर majority of the partners practicing in India are such that they may be appointed as auditor in the firm's name. Majority of the partners chartered accountants होने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म का, जहां पे कुछ CS भी हो सकते हैं, आपके यहाँ पार्टनर हो, CMA भी हो. अभी ये कल्पना ही है, बट अगर कभी हो भी जाए तो मेजॉरिटी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए जो प्रैक्टिस इंडिया में करते हो. तो देखो ये वाला लाइन सबका भूल रहा था ना, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. तो आज के इस रिवीजन के बाद ये आप नहीं भूलेंगे. ओके सर? यस, वहां उनके उसमें लिखा होगा कोड ऑफ एथिक्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में. सेक्रेटरियल ऑडिट में CS ऑडिट करता है, कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करता है. तो ये क्लियर है सबको? ओके. ना कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है? हमने एक डिस्क्वालिफिकेशन का लंबा लिस्ट पढ़ा था, मैंने एक टेक्निक सिखाया था. कितने नाम हैं? ऑलमोस्ट 11 आइडेंटिफाई किए थे. आइए मिलके करते हैं आज फिर से. पीपल आर सेइंग कि 11 नाम है. लेट अस चेक. नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट को आप ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते. चेक करके देखो. बॉडी कॉर्पोरेट नंबर 1. सर तो LLP कैसे हो गया? दैट्स एन एक्सेप्शन. इंडियन LLP इज एन एक्सेप्शन. पॉइंट नंबर 2, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. मैंने ऑफिसर का मतलब समझाया था आपको. सर डायरेक्टर्स, KMP, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. थर्ड नंबर देखो अपने अपने मार्किंग से, ये ना घुमा के आता है एग्जाम में. पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. क्या बोलिए, ऐसा कुछ था? तो ये पॉइंट्स आपके मार्किंग्स में भी है. सर तो ये चार्ट क्या, मैं अभी वीडियो ऑन किया हूं, ये इस चार्ट में 9 पन्ने हैं मेरे पास, जिसमें आपका ये 90 पेजेस मैंने समराइज किए. सर ऐसा मैंने चार्ट्स देखा है जब आपसे कभी मैंने फाउंडेशन पढ़ा था, अंतिम अस्त्र में भी ऐसे कुछ थे. ये उससे बेटर वर्जन्स है, क्योंकि यहां इतना बड़ा सिलेबस है. टैक्स अपने आप में इट इज इक्विवेलेंट टू 4 सब्जेक्ट्स. अगर आप समेटोगे नहीं चीजों को तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे. पहले 11 बोला ना तुमने. पॉइंट 4 जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको ऐसे तोड़ के पढ़ते हैं कि एक पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, इन तीनों चीजों में अगर फंसा हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते. सर मतलब, स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा आपको. मतलब क्या है सर? सपोज तुम सिक्योरिटी होल्ड नहीं करते हो कंपनी में, तुम्हारा पार्टनर कंपनी का इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या कंपनी के होल्डिंग कंपनी का, कंपनी के सब्सिडरी कंपनी का, कंपनी के एसोसिएट कंपनी का अगर तुम्हारा पार्टनर भी होल्ड करता है
तो तुम इस कंपनी में नहीं बन पाओगे। सर कैसे? यहां तो लिखा हुआ है ना कि हम अपने कंपनी में अगर होल्ड करता है तो प्रॉब्लम है। जस्ट शुरू हुआ है, यहां लिखा हुआ है, रिवीजन चल रहा है। आप अगर, मैंने लिखा है, एक टेक्निक सिखाया था आपको, बैठ जाइए, रिलैक्स करिए, इसके पीछे बैठ जाइए। आप अगर ओशाज में होल्ड करते हो, सो व्हाट इज ओशा? ओन कंपनी, ओ सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, एंड वापस एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी, फेलो सब्सिडरी बोलते थे क्या? तो एनी पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर अगर कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करती है ओशाज में, तो ये एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। या आपने अगर लोन ले रखा है ओशाज से 1 लाख रुपए से ज्यादा का, इसमें लोग फंसते हैं, आज के रिवीजन में हम लोग बारीकी देखेंगे। अगर आपके रिलेटिव ने लोन ले रखा है ग्रेटर दैन 1 लाख नहीं 5 लाख, सर गंदा पेपर पता है क्या होता है? 5 लाख का लिया है, बच गए आप। कैसे सर? इक्वल टू है ना, इन एक्सेस ऑफ। तो इस रिवीजन क्लास में इस टाइप की चीजों को आप देखने वाले हैं। और एक भयानक क्वेश्चन आ गया, आपने लिया है 3 लाख का लोन होल्डिंग कंपनी से, 1 लाख सब्सिडरी, 1.5 लाख एसोसिएट, सब जुड़ेगा। सर और दिया हुआ है ना यहाँ पे, होल्डिंग और सब्सिडरी, और समटाइम द वर्ड और इज रेड एज एंड। क्या बोल रहे हैं? और शब्द को आप कई बार एंड पढ़ेंगे। लाइफ में कई बार मे वर्ड को शैल पढ़ना पड़ता है। सर व्हाट आर यू सेइंग? माय इंग्लिश टीचर टोल्ड मी मे इज ऑलवेज ऑप्शनल। एक लाइन सुनाऊं? सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो एक लड़का इसका इंटरप्रिटेशन काया ही पलट दिया। ओ बाबा, सर समझ गए, कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए भी बना सकते हैं, अनलॉफुल के लिए बना सकते हैं। मतलब कैसे समझा? सर ICSE 99 इंग्लिश में स्कूल में अवार्ड भी मिला था जनरल प्रोफिशिएंसी का, फाड़ दे सर्टिफिकेट। ये रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है लॉ में। कभी कभी मे शब्द को शैल पढ़ना पड़ता है, कभी कभी और शब्द को एंड पढ़ना पड़ता है। अरे बाबा, तो इंडेटेड मोर देन 5 लाख इज द वर्ड, जो लोग घर से देख रहे हैं। और ओशास का मिला जुला के देखोगे, या तुमने लोन नहीं लिया है, तुम्हारे रिलेटिव ने लिया है, तुम फंस जाओगे। अरे तुम लोन नहीं लिए हो, तुम्हारे पार्टनर ने ले लिया, तुम फंस जाओगे। तुमने लोन नहीं लिया है, तुमने दूसरों के लिए, मारवाड़ी में एक वर्ड बोलते हैं, तू पंचायती कियो है। अरे लोन दीजिए उसको, मैं गारंटी देता हूं, मैं सिक्योरिटी देता हूं। गारंटी होता है पर्सनल गारंटी, सिक्योरिटी का मतलब तुमने कोई टैंजिबल सिक्योरिटी अपनी प्रोवाइड कर दी, वो लोन नहीं दे तो इसको बेच दीजिएगा आप। तो अगर तुम कोई गारंटी या सिक्योरिटी देते हो इन कनेक्शन विद द लोन, and that guarantee amount या security amount is more than 1 लाख रुपीज, तो तुम फंस जाओगे। पता है एग्जाम में गंदा पेपर आया, यू गेव अ गारंटी, मैंने PDF भेजा है ग्रुप में, यू गेव अ गारंटी ऑफ 1.5 lakhs, लोन अमाउंट वाज ऑफ 3 lakhs। तो लोगों को पता मन में क्या चुप गया, नहीं अट्रैक्ट होगा, इंडेटेडनेस तो मोर देन 5 lakhs में अट्रैक्ट होता है। यहां क्वेश्चन इंडेटेडनेस पे था ही नहीं, तुम फंस चुका है। गारंटी या सिक्योरिटी अगर मोर देन 1 लाख की होती है तो तुम फंस जाते हो। रिमेंबर दिस, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये मोर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो आज अगर आपने सुना है, कल एग्जाम है सपोज आपकी, तो आपको याद रहेगी। मेरे टेस्ट में भी इस वीडियो को सुन के आइएगा। मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। तो ये इसको हम लोग 3 4 5 मान रहे थे क्या? हम इसको मान रहे थे 3, इसको मान रहे थे 4, इसको मान रहे थे 5, बिकॉज हम अपने 11 पॉइंट्स को निकालना चाह रहे हैं कहां कहां बिखरे हुए हैं। ओके, एक पॉइंट था रिलेटिव्स के लिए, रिलैक्सेशन था कि अगर आपके रिलेटिव्स खुद के कंपनी में 1 लाख से ज्यादा का होल्ड करते हैं सिर्फ खुद के कंपनी में, तो उनको एक टाइम दिया गया है, मतलब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे इमीडिएटली अगर वो विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन, लैंग्वेज नोट करो, अगर वो डिस्पोज ऑफ कर दे। अब तुम गंदा क्वेश्चन पूछोगे, सर आप ऑडिटर बनना चाहते थे, आप 1.5 लाख का होल्ड किए हैं सर उस कंपनी में, आप बन सकते हैं क्या? नहीं सर, 60 दिन के अंदर भेज दीजिएगा, आप ही के PDF में लिखा था। शट अप, दैट वाज ओनली फॉर रिलेटिव। सर पार्टनर अगर करे उसके लिए भी नहीं है, और वो भी रिलेटिव इन द कंपनी के लिए रिलैक्सेशन है सिर्फ। ओके सर, अगर आप 80,000 का लिए हैं तो आप ऑडिटर बनना चाहते हैं, आपका 80,000 रुपया का इक्विटी है, तब तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ऑडिटर ही नहीं बन सकता। ऑडिटर तुम अगर खुद बनना चाह रहे हो 1 रुपया का भी नहीं होगा। सर आपके बुक में लिखा हुआ है तो अप टू 1 लाख फेस वैल्यू, भाड़ में जाओ फेस वैल्यू, वो रिलेटिव्स के लिए है। कई बार एग्जाम में फेस वैल्यू की जगह एक दूसरा वर्ड दे देता है, नॉमिनल वैल्यू, तो घबराना मत। मार्केट वैल्यू से प्रभावित मत होइएगा। व्हाट इज आवर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन? फेस वैल्यू। सर
ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एक्स ने ये किया, वाई ने ये किया, हमको यही लिखना है ना, एक्स कैन नॉट बिकम, वाई कैन नॉट बिकम. नो, इफ यू रिमेंबर माई स्टाइल, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 141 प्रोवाइड्स, सबसेक्शन याद नहीं है कोई बात नहीं, रॉन्ग मत लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट a person who is holding any equity or any security in the company, holding subsidiary, associate, or any other subsidiary of the same holding company, cannot become the auditor of the company. In the present case, फिर अपना कहानी लिखो. Make the habit of writing. Oh, सर एक चीज हम समझ गए आज, पूरा नहीं लिखना है ना सर. These are the disqualifications. I know everything. No, जो वाला पॉइंट ट्रिगर होगा उस पॉइंट पे आप आ जाइएगा. ओके, हम लोग 11 पॉइंट्स कर रहे थे. नहीं, एक चीज देखो, लिखा अ पर्सन हुज और हुज हिज रिलेटिव. अगर आपकी होल्डिंग कुछ है, आपकी सर आपने लोन लिया 4 लाख का, रिलेटिव ने लिया 3 लाख का, वो सब भी ऐड होगा. रिलेटिव्स के भी सारे ऐड हो जाएंगे. कलेक्टिवली देखोगे आप 4-5 रिलेटिव से थोड़ा थोड़ा लोन दिलवा रहे, अपने आप को ले दिलवा रहे, वो भी नहीं चलेगा. एंड रिलेटिव का डेफिनेशन मैंने समझाया था जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थे. ग्रैंड चिल्ड्रन नॉट कवर्ड, ग्रैंड पेरेंट्स नॉट कवर्ड, इन लॉज ससुराल वाले कवर्ड नहीं है, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर सिस्टर्स नेफ्यू नीस नॉट कवर्ड, खुद के बच्चे कवर्ड है. कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ? रिविजन है, सो वी हैव टू बी फास्ट. कितने पॉइंट्स हो गए? 5. छठवां देखोगे, आपका कोई अगर बिजनेस रिलेशनशिप कंपनी के साथ, होल्डिंग सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट के साथ, यानी ओशा फिर से दिख रहा है, और एसोसिएट कंपनी ऑफ द सब्सिडरी के साथ भी हो, इसमें एक नया वर्ड और जुड़ा है, तो भी आप फंस जाएंगे. सो व्हाट इज बिजनेस रिलेशनशिप? इन लोग समझाया है एनी टाइप ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. ओके, यानी एक चार्टेड अकाउंटेंट एक ऑथर है, वो एक पब्लिशिंग हाउस के लिए बुक्स लिखता है, पब्लिशिंग हाउस उसको बुक देता है, कल को वो अपना ऑडिटिंग स्किल्स, उसी पब्लिशिंग हाउस का वो ऑडिटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस पब्लिशिंग हाउस से उसको क्या मिल रहा है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन रॉयल्टी का पेमेंट पर मंथ मिल रहा है, पर क्वार्टर मिल रहा है. सर तो एक्सेप्शंस क्या थे? सपोज तुम आईटीसी होटल में हमेशा रुकते हो, तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो, होटल में रुकते हो, उसको पैसा दे देते हो. तुम रिलायंस का टेलीफोन कनेक्शन पोस्टपेड है, हर बार उसको यूज करते हो, पैसा दे देते हो. तो बोलते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इफ यू आर at arm's length, if you're using these type of transaction, hotel, telecommunication, etc., दिया हुआ था, this is not considered as a business relationship. अरे यार भूल ही गया था सर ये वाला तो. और इसमें एक था such other services जो कि चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर लिखा है. एग्जाम्पल, तुम एक चार्टेड अकाउंटेंट हो, तुमसे एक कंपनी एक्सपोर्ट टर्नओवर का सर्टिफिकेशन ली थी, बैंक वाले जमा मांगते हैं, आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर इस क्वार्टर में क्या हुआ है, जमा दीजिए. तुम एक सीए हो, लोगों को इस टाइप का सर्टिफिकेशन देते हो, तो तुमने मुझे भी दिया, अब तुमको मेरे ही कंपनी का ऑडिट करने का मौका मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लिखा है द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप विल नॉट इंक्लूड डॉट एंड डॉट. कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बिजनेस रिलेशनशिप नहीं माने जाते, इसी पेज में मैंने लेके आया हूं आपके लिए. कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज rendered by an auditor under Chartered Accountants Act. तो ये सर्टिफिकेशन देना इस टाइप की कमर्शियल सर्विसेज एक्सक्लूडेड है बिजनेस रिलेशनशिप से, ये एक्सक्लूड है. या कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मैंने क्लास में डिटेल में समझाया भी था आपको. तो कई बार केस स्टडी में इस लाइंस को आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ता है. यू हैव टू इंसर्ट इन योर आंसर इफ यू गेट क्वेश्चन ऑफ दैट लेवल. ओके, वेरी गुड. तो कितना नंबर चल रहा था? 6. 7वां नंबर, आपके रिलेटिव अगर केएमपी या डायरेक्टर हैं कंपनी के, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते. सर इतने सारे नियम कानून मेरे ऊपर क्यों? इंडिपेंडेंस बोलकर एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑडिटर हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और हमारे कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन उसे अनबायस्ड बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, और वो जजमेंट उसकी जो भी है वो खुद देता है स्वच्छंदता से. ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द व्यूज ऑफ अदर्स. सर और बताइए, आप ऑलरेडी अगर मोर देन 20 कंपनी ऑडिट्स होल्ड कर रहे हैं, सर उनको क्या जलन है हम इतना होल्ड कर रहे हैं, तो बिकॉज काम का क्वालिटी खराब हो जाएगा. तो 20 कंपनी ऑडिट्स अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप पार्टनर हैं, 20 कंपनी ऑडिट्स पर पार्टनर, 3 पार्टनर्स हैं, 23 60. बट इस 20 में कुछ कुछ काउंट नहीं होता है. जब हम लोग 20 काउंट करते हैं तो कौन कौन से एक्सक्लूड हो जाते हैं? टेक्निक सीखा था, डॉप्स, डॉर्मेंट कंपनी, अरे वाह, ओपीसी, स्मॉल कंपनी. सर पी मतलब प्राइवेट कंपनी. रुक जाओ, हर प्राइवेट कंपनी हटी नहीं है जिसकी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ होगी, वो वाली प्राइवेट कंपनी हटी है. तो ये रिवीजन मैजिकल है. आप जब लास्ट के दिनों में से 1.5x पे सुनिएगा, अभी क्लास 1.5x पे नहीं सुनना चाहिए. वंस यू नो आप उसको थोड़ा हल्का फुल्का फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं. ओके, वेरी गुड सर. कितना नंबर चल रहा था? 7वां चल रहा है क्या? नहीं 8वां.
कौन सा मैंने मार्क नहीं किया? अच्छा ये 6 था, ये 7 था ना, ये 8 है, ये 9 है, तो अब फिंगर टिप से पूरा गिनती भी रख रहे हैं। 10वां और 11वां, तो बेसिकली 11 का टीम बना लिए क्रिकेट टीम में, कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है। तो 10वां क्या है, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, प्रैक्टिस करना, आप अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसा सर्विस करते हैं कंपनी को, ये लिखो, सब फंसेगा, सब फंसेगा, बी केयरफुल जो इंक मैं यूज करने जा रहा हूं। आप अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के लिए कोई ऐसा सर्विस देते हैं, या होल्डिंग के लिए, या हमारी सब्सिडरी, इस बार होश में आओ, 144 में ओशा नहीं आएगा, जीवन में हमेशा ओशाज नहीं आता है, इस बार क्या आ रहा है, ओश। सो व्हाट इज 144? 144 में एक लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, उसमें से एक है बुक कीपिंग। आप अगर हमारी कंपनी का बुक कीपिंग आप ही करते हैं तो आप ही ऑडिट थोड़ी कर सकते हैं। तो एग्जाम में आएगा, अ पर्सन इज डूइंग द बुक कीपिंग ऑफ इट्स एसोसिएट कंपनी, नाउ कैन इट डू द ऑडिट ऑफ द एक्स कंपनी? एक्स लिमिटेड का वो ऑडिट करना चाहता है, वो एक्स लिमिटेड के एसोसिएट का बुक कीपिंग करता है, इस बार कर सकता है, क्योंकि यहां पे लिस्ट में एसोसिएट का वर्ड नहीं है। अगर एग्जाम में आए, आप X1 लिमिटेड जो कि X लिमिटेड की सब्सिडरी है, आप X1 लिमिटेड का बुक कीपिंग करते हैं, तो आप है ना X लिमिटेड का भी ऑडिट नहीं कर सकते। काय को आय को, इधर देखो, a person who directly or indirectly renders any services mentioned 144 to the company, आज याद हो रहा है, to the holding or a subsidiary, और इसी रिवीजन के दौरान हमने सुना, इस बार होश में आओ, इस बार ओश है, ओशा नहीं है। या आपको किसी कोर्ट ने आरोपी घोषित किया है फ्रॉड के लिए, एंड 10 साल अभी तक पार नहीं हुए हैं। सिर्फ 5 साल होता था ना, हमें उस दिन पढ़ा था घर में, नींद में पढ़ा होगा, 10 साल है इस वाले के अंदर। ये 5 साल भी एक जगह होता है, तो रिवीजन का यही फायदा होता है कि जो गलतियां आप कर सकते थे, वो मैं एक्सपर्ट हूं, मैं पहले से बोलते जा रहा हूं। सर मुझे टेंशन हो रहा है, आखिर ये 144 दुनिया में आया क्यों? हम लोग साबिन्स ऑक्सली एक्ट, यूएस के एक्ट से प्रभावित होकर भारत में भी एक लिस्ट आया था। तो वैसे ये तो 11 नाम है डिस्क्वालिफिकेशन, फिंगर टिप्स पे सबके आया, 11 नाम ग्राउंड से। अगर हम तोड़ तोड़ के एनालाइज करें, 144 में जाओ, सब अपने अपने मार्किंग्स में, 144 में वापस वही लिखा हुआ है कि ओश या ओश को हम ये सब सर्विसेज नहीं दे सकते। लोग है ना, ये भूल जाता है, लोग सर्विसेज का नाम याद रखता है, उसमें प्रोहिबिटेड में कितने ग्राउंड्स आए हैं? प्रोहिबिटेड सर्विसेज कितने हैं? 8-9 है शायद, तो उसको हम लोग ऐसे याद किए थे क्या? देखो, लुक एट द स्क्रीन्स, ट्रिपल आई है, एम, फिर AR है, बस बीमार। कोई सोचना अकेले में, बी से क्या होता है? बुक कीपिंग, आई से इंटरनल ऑडिट। ओ मतलब कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम करना चाह रहे तो आप उसी का इंटरनल ऑडिट तो नहीं करते हैं ना, आप ये चेक कर लेना। ओके सर, फर्क क्या होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को जाती है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड को जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर कमेंट होता है। इंटरनल ऑडिट में ऑडिटर सजेशंस देता है, फ्रॉड प्रोन एरियाज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का कैसा है, कंपनी के बाकी इंटरनल कंट्रोल कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहा है क्या, यानी कि दोनों का एरिया ही अलग है। वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस है, यहाँ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस विद लॉ पर ज्यादा फोकस है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप कंपनीज एक्ट एंड सीए इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है। इंटरनल ऑडिटर का स्कोप कंपनी का बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी और इंटरनल ऑडिटर मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। यानी मैंने रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ बोल दिया जिसके मन में स्टैट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट को लेकर कुछ चक्कर था। फिर देखो, बी में इंटरनल ऑडिट भी सलट गया। नेक्स्ट आई क्या है सर? यहां पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, मर्जर, अमालगमेशन, या अभी आईपीओ लाना चाहिए क्या, बेस्ट सोर्स क्या होगा फंडिंग का, जीडीआर, एडीआर पढ़ोगे फाइनेंस में ये सब चीज। सो व्हाट इज एम? मैनेजमेंट सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का काम अगर आप कंपनी का करते हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, और अगर आप ऑडिटर हो तो आप ये सब सर्विसेज नहीं कर सकते। सर कर दिया सर, ऑडिटर था, कर दिया ये बीमार वाला काम। You have to vacate the office if any of the disqualifications attract after becoming auditor. मतलब an auditor took a loan after becoming the auditor of 7 lakhs. You have to vacate the office. So he did not do. His relative took a loan of 7 lakhs. You have to vacate the office. याद है ना? 3 लोग फंसते हैं, पार्टनर, पर्सन और हिज रिलेटिव। याद आ रहा है? यस सर। तो बीमार में इंटरनल ऑडिट भी सलट गया, याद हुआ है पूरे बैच को अभी मेरे साथ साथ। इसीलिए बोल रहा था ये सब ऑनलाइन या लाइव या फिजिकल करना चाहिए, वरना अकेले में वो मोमेंटम नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज, याद करवा के भेजूंगा। एक्चुरियल सर्विसेज, जो वैल्यूएशन होता है ना ग्रेचुटी का या इंश्योरेंस क्लेम्स और का, एक्चुरियल वैल्यूएशन
ओके, ये भी हो गया. एंड अनदर आर इज रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम, ये सब भी हो सकता है. एंड व्हाट इज दिस ए? एक्चुअली कई एक ए दूसरे के लिए भी यूज कर सकते थे. यहां पे लास्ट एक ही बचा है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. कंपनी का ओवरऑल बुक कीपिंग का सिस्टम और का डिजाइनिंग भी ये नहीं कर सकते. तो दिस इज अबाउट सेक्शन 144. तो इंग्लिश वापस देख लो जो लोग कमजोर हैं. एन ऑडिटर विल नॉट रेंडर द फॉलोइंग सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लोग ये लिखना भूल जाते हैं, तुम नहीं भूलोगे. कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी. और एक लड़का बोलता है सर ओशा लिखिए, एसोसिएट नहीं लिखना है यहां पर. और इनडायरेक्टली क्यों वर्ड यूज हुआ? क्योंकि आप नहीं कर रहे हो पर अपना एक फर्म बना रखे हो जो आप ही का ब्रांड नेम यूज करता है. सपोज मैं अमित बच्छावत हूं, मैं नहीं कर रहा हूं ऑडिट आपके लिए सर्विस. सर तू कौन कर रहा है? अमित बच्छावत कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. मेरा ही नाम यूज हो रहा है, मैं ही हूं एक्चुअली, मैं उसमें करता धरता. जब पूछा गया वो तो अलग है, तो तुम पता होशियारी क्या दिखाता है? कंपनी से सेपरेट एंटिटी, अमित बच्छावत अलग है, वो अलग है. तो जब ये इनडायरेक्टली फ्रेज के अंदर वो सब लोग भी कवर हो जाएंगे. तो मैं एक बार फुल पेज करता हूं. तो ये पूरा 141 का क्लास, उसमें 11 डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें 9 प्रोहिबिशन. जस्ट ऑब्जर्व इट वंस इन 30 सेकेंड्स. बीमार को अच्छे से देखो, बेचारा बीमार है. ओश को देखो जहां तुम गलती कर सकते थे. मैं फास्ट हूं क्योंकि मुझे सब रिवाइज कराना है कम टाइम में. इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, अंदर और बारीकियां भी इन्वॉल्व है, वो भी थोड़ा सा झलका देता हूं आपको. व्हाट टाइप ऑफ बारीकीज इन्वॉल्व, आंसर में कैसे वो लैंग्वेज यूज किया जाता है, बिजनेस रिलेशनशिप कैसे समझाया जाता है. फिर मैंने आपको ना मेरे पीपीटीज भी दिखाए थे, अगर आपको याद हो. 20 कंपनीज में क्या काउंट होता है, क्या नहीं काउंट होता है, हम लोग ये भी देखे थे. उसके बाद अगर कोई ऑडिटर फीस प्रोग्रेसिव बेसिस में ले रहा है, जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा है वो फीस लेते जा रहा है. 7 लाख देखते तो कई लोग इंडेटेड घोषित कर देते हैं. प्रोग्रेसिव बेसिस इज नॉट एडवांस. प्रोग्रेसिव बेसिस में ही हैज कंप्लीटेड दैट एक्सटेंट ऑफ वर्क, तो ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होता है. नो प्रॉब्लम इफ दिस थिंग हैपन्स. हम लोग किए थे ये चीज़. उसके बाद हम लोग कई छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पर वर्क किए थे सबको मिलकर. आई जस्ट शो इट टू यू. ये क्रेडिट कार्ड वाला क्वेश्चन सबको मिलकर पढ़ो, आपको याद आ जाएगा. वेरी गुड क्वेश्चन. क्रेडिट कार्ड क्या होता है पता है? आपके कंपनी को बैंक वाला पैसा चुका चुका है. कई लोग बस क्रेडिट वर्ड देखते सोचते हैं अच्छा 6 लाख का क्रेडिट, अच्छा इंडेटेडनेस लिखा है. आपका जो ऑडिटर बनना चाहता है वो शख्स आपसे क्रेडिट कार्ड यूज करके 6 लाख का सामान खरीदा था. इंडेटेडनेस पिक्चर में नहीं आएगा. क्यों सर? क्रेडिट में लिया है. अरे यार बैंक वाले ने कंपनी को चुका दिया है, तुम्हारी ऑब्लिगेशन अब बैंक के प्रति है. वंडरफुल क्वेश्चन सर. उसी तरह एक बार हुआ कि आप 6 लाख का क्रेडिट पे कुछ लिए, क्रेडिट पीरियड इज नॉट ओवर, पेमेंट इज नॉट ओवर ड्यू. तो लड़का फिर भावुक हो गया. अच्छा डिफॉल्टर नहीं है ना 5 लाख से ज्यादा का, बना दीजिए सर. नहीं बनाएंगे क्योंकि आई सेड इनडेटेडनेस. जैसे ही आप क्रेडिट के लिए इनडेटेडनेस हो गए 6 लाख मतलब मोर देन 5 लाख, आप डिस्क्वालिफाइड हैं. नहीं सर पेमेंट इज नॉट ओवर ड्यू. कहीं लॉ में लिखा था पेमेंट ओवर ड्यू मोर देन 5 लाख. आज अभी अभी पढ़े 18 मिनट आगे हम क्या लिखा था? इनडेटेडनेस. तो आज की ये क्लास में ये सारी बारीकियां, तूफान मेल फास्ट फॉरवर्ड, एकदम फ्लैशबैक की तरह आपके सारी चीजों को ट्यूनिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. वेरी गुड. देन वी डिस्कस्ड मैनी थिंग मोर. ये सारी चीजें हमने अपने तरीके से सीखे थे यहाँ पर. लॉट ऑफ थिंग. तो सर ऑडिटर कुछ और सर्विसेज कंपनी को रेंडर कर सकता है क्या? अगर बोर्ड अप्रूव कर दे या ऑडिट कमेटी अप्रूव कर दे. बट बोर्ड और ऑडिट कमेटी भी वो बीमार वाले जो पॉइंट्स थे 8-9 पॉइंट्स, उनको कभी भी आपके लिए यहां पर वो रिकमेंड नहीं कर सकते. सर तो परमिटेड क्या है ऑडिटर को? ये देखो टैक्स ऑडिट अलाउड है. अरे वाह. टैक्स का एडवाइस दे सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अच्छा लिमिटेड रिव्यू कर सकता है. नोट्स में लिखा हुआ है देखो बाजू में, तुम्हारे शेडेड रीजन में लिखा हुआ था, लेआउट कर देना. लिमिटेड रिव्यू ये सब पढ़ोगे आप प्योर ऑडिट की क्लास में. एश्योरेंस सर्विसेज अलग चीज होता है, वो भी पढ़ोगे, पर एक लिखवा दिया था मैंने आपको. तो लोग सोचते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट और कुछ कर ही नहीं सकता है. कर सकता है टैक्स ऑडिट का काम, टैक्स एडवाइजरी. तो ये भी जानबूझ के करवाया क्योंकि लोग प्रोहिबिटेड सर्विसेज से इतना डर गए, समझ गए और कुछ नहीं कर सकता जीवन में वो. अरे कर सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इसी क्लास में हम लोग रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में भी देख रहे थे कि रेम्यूनरेशन जो होता है वो यूजुअली जनरल मीटिंग में फिक्स किया जाता है. सीएनएजी अगर ऑडिटर अपॉइंट करेगा, आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? तो लोग स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उनका रेम्यूनरेशन भी सीएनएजी फिक्स करेगा. कहानी में ट्विस्ट. रेम्यूनरेशन जो है उनका अपॉइंट करेगा
शेयर होल्डर फिक्स करेगा शेयर होल्डर्स, तो लोग एमसीक्यू में 142 है इसी पेज में देखो, जब हो जाएगा 142 आप देख लोगे फिक्स बाय शेयर होल्डर्स एक वर्ड आ रहा होगा। वेरी गुड सर, सो वी हैव डिस्कस दिस चार्ट इन डिटेल। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बारीकियां। प्लीज कम टू समथिंग लाइक दिस इन योर लाइफ, जहां आपके नोट्स में हो या जहां पे भी हो। ये एक और एक इंटरेस्टिंग जोन है। तो 141 जो एक हैवी सेक्शन था, उसके सारे अच्छे केस स्टडीज, राइटिंग पैटर्न, कॉमन मिस्टेक्स जो आप कर सकते थे, मैंने सम अप कर दिया। अब ये है 139। मैं 10 मिनट सॉरी ज़्यादा बोल दिया, 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। किसी के बुक्स में 12 में है, कोई के 17 में है। मैंने अभी पेज नंबर्स कल परसों चेंज किए हैं। अपने अपने किताबों में आ जाइए। वेर एवर यू आर प्लेस्ड, कम ऑन दैट पोर्शन। मैं 10 सेकंड टाइम दूंगा, जल्दी से नजर मारिए ताकि मैं जब बोलना शुरू करूं पूरा पेज पढ़िए, हड़बड़ी में जल्दी से पूरा पेज पढ़िए। बोर्ड मैच कर लो एक बार, ऐसी चार्ट्स तुमने भी सीखी होगी लाइफ में। सुनिए, क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी बनाया हूं आपके टेस्ट के लिए, सब एक जैसे लगते हैं। ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन, हमेशा पहले ये पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे गवर्नमेंट कंपनी या नॉन गवर्नमेंट में 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो फर्स्ट ऑडिटर वर्ड दिख रहा है, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद पहला ऑडिटर। एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी तुम्हारा पहला लाइन ऑफ अटैक ये होगा, अपने आप से बात करना एग्जाम और मेरे से लोग पागल समझेगा, समझने दो। पहला तुम्हारा क्वेश्चन होगा गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का या नॉन गवर्नमेंट। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी का है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है। उस पर तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता है। तो अगर तुम स्क्रीन देख रहे हो अपने किताबों में, तो यहां पर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, ये पेज नंबर 3 है ना, कि अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात होती है तो मैंने एक टेक्निक सिखाया था, इधर अभी पढ़ो मत, इधर देखो। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है, हमेशा पहले मौका सीएनएजी को मिलता है। फर्स्ट ऑडिटर है तो मैं एक स्टूडेंट हूं, इधर देखो, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय सीएनएजी विद इन अ सर्टेन टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ, आपको टेक्निक सिखा रहा है। फर्स्ट में हमेशा काउंटिंग कहां से होगी, सीएनएजी अगर नहीं कर पाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मौका मिलेगा नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। सर ये वाला का टाइम आप इतना जल्दी क्यों बोल दिया, एक टेक्निक सिखाया था, बोर्ड में हमेशा नेक्स्ट 30 डेज का टाइम घुस जाता है कहीं ना कहीं से। सर अगर बोर्ड नहीं कर पाए तो शेयर होल्डर्स को मौका मिलेगा नेक्स्ट 60 डेज के अंदर। और सर पहला वाला भी 60 है इस केस में। सर कैसे याद आया, पेंडुलम मूवमेंट मैंने बताया था 60-30-60। और अगर मैं नॉन गवर्नमेंट की बात करूं, अभी मैंने बात किया था गवर्नमेंट कंपनी, अच्छा मैं करेक्ट हूं क्या, राइट हो गया आज। नॉन गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, सुन रहे हैं ना आप, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ऐसे याद आता है, वो फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा हूं तो एक चीज याद है, विद इन डैश टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और नॉन गवर्नमेंट में तो हम सीएनएजी नहीं डालेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर कितना टाइम लिखे, बोर्ड के संग हमेशा 30 होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है क्या आपके बुक में। बोर्ड अगर नहीं कर पाए तो सर एक चीज पता है, शेयर होल्डर्स करते हैं, फिर तो हर जगह यही होता है। और बोर्ड कितना टाइम के अंदर करेगा, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। इस बार अपने बुक्स को भी मैच करो, विद इन नेक्स्ट 90 नहीं है, विद इन 90 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। सर उधर तो आप नेक्स्ट 60 बोला था, उधर गवर्नमेंट कंपनी का एंगल था, तो मैं टेक्निक वापस सिखा रहा हूं, ये 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। यहां पे नेक्स्ट था जो आपको मैंने अपनी बुक्स में भी, देखो एक बुक्स चेक कर लो। सर अच्छा हुआ सुन लिया आज आपके मुंह से वापस। इधर देखो, यहां पे देखो नेक्स्ट, यहां पे 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, हाँ या ना बताइए। और जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना, दोनों ही केस में सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक ही रहते हैं। नहीं सर आप तो बताए थे इंडिविजुअल सीए को 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स मिलता है, फ्रॉम दिस एजीएम टू द 6th एजीएम। फर्स्ट वाले को कमिंग एजीएम तक ही मिलता है, बाद में फिर उनका 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाला लाइन होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर हर साल अपॉइंट होता है। क्या आप बोल रहे हैं, यस। और हर साल कितने टाइम के अंदर, विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल हमारे और तुम्हारे कंपनी में मत कर देना, यहाँ पे तो 5-5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। एक लड़का मीनिंग चेंज कर दिया, 5 टर्म्स, 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये सब वर्ड्स जितना सुनोगे ना मेरे से उतना आपको याद होगा। सर समझ में आ गया, मर गया सर कौन, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर मर गया तो 1 मिनट, गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा पंचायती करने पहले कौन आएगा, सीएनएजी।
विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। सीएनजी नहीं करेगा तो कौन आता है हमेशा? बोर्ड। बोर्ड का टाइम पता है सर, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। राइट हो गया। पर सर वो वाला याद कैसे करवाएंगे? सीएनजी कितना टाइम के अंदर वैकेंसी भरेगा? मैंने टेक्निक बताया था, जगह खाली हो गया, जल्दी भरो जल्दी भरो जल्दी भरो, 30 भर देना, 60 मत भरना, क्योंकि ऊपर फर्स्ट ऑडिटर में 60 पड़ा हुआ है। टेक्निक गेटिंग सेट। और इधर पर नॉन गवर्नमेंट में 2 आंसर है, डेथ के कारण या कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ है या वो रिजाइन किया है। अगर डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन के कारण वैकेंसी होती है तो विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम एग्जाम में बीओडी नहीं लिख सकते, क्या बोल रहे हैं सर, पूरा लिखना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर खुद रिजाइन किया, अगर खुद रिजाइन किया है तो इंग्लिश में 2 आंसर है इस बार, बोर्ड भी लगेगा और ओआर इन जीएम भी लगेगा विद इन 3 months ऑफ द बोर्ड्स अपॉइंटमेंट। भूल से भी बीआर और ओआर नहीं लिख सकते हो आप एग्जाम में। तो इस रिवीजन में मैं एग्जाम के रिक्वायरमेंट भी बता रहा हूं, पूरा लिखना होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सर एक बात बताइए, ये कैजुअल वैकेंसी जिसको अपॉइंट किया वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? तुमको लगा होगा, पता है क्या गंदा बुद्धि, अच्छा 1.5 साल बाद मर गया था क्या, तो ये 3.5 साल रहेगा? नो, इसमें लोग फंसते हैं एमसीक्यू में। कैजुअल वैकेंसी में जिनको अपॉइंट किया गया, दे विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। वंडरफुल। तो ये सेम चीजें हमने हमारी किताबों से भी पढ़ी थी। लुक एट द वर्ड्स, दिख रहे हैं सारी चीजें। मैंने 2 बुक इसलिए दिखा दिया ताकि आपकी ब्लैक एंड व्हाइट वाली भी और ये कलर्ड एडिशन जो आज हम लोग चार्ट में लाए हैं, यहां पे भी सेम चीजें लिखी हुई है, येस और नो। और विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी, ये सब वर्ड्स यूज करते करते कुछ तो फायदा हुआ होगा। अनलेस यू डिनाई, हमको रिवीजन में अपने आप करेंगे, फिर आएंगे आपका वीडियो देखने। कई बार बोलते हैं आपका नहीं पढ़ा तो भी आ जाइए, हम आपको दिशा दिखा देंगे कैसे रिवाइज करना है। आर यू फीलिंग बेटर? तो अपॉइंटमेंट फॉइटर्स के क्वेश्चंस को क्रैक करने का तरीका बताया। बताओ, फर्स्ट स्टेप, question yourself, is it a government company's question or non-government? Second, ask yourself, is it a question on first auditor? Is it a question on subsequent auditor? Is it a question on casual vacancy? Oh, understood? रुक जाइए, कहानी में ट्विस्ट है। हम लोग ये चैप्टर जब पढ़ रहे थे ना, तो यहां पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में पढ़े थे। तो एक सेकंड, मैं कुछ दिखलाना चाहूंगा आपको, एक जादू। Look at the screens everyone। अगर आपको याद हो, इंडिविजुअल, तुम्हारी बुक्स में भी था ऐसा ही कुछ, फर्स्ट पेज में, इंडिविजुअल सीए को 5 साल के बाद एक कूलिंग पीरियड, यानी दे हैव टू रोटेट एंड इन द सेम कंपनी दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 years। सर 5 साल बाद आ सकते हैं, सिर्फ कितना रहेंगे सर? 1 term of 5 consecutive years। सर फिर सेकेंड भी अलाउड नहीं है। सर आपकी बुक में लिखा है सेकेंड में भी अपॉइंट हो सकता है, आवाज नीचे। फर्म और इंडियन एलएलपी को सेकेंड टर्म ऑफ कंसेक्यूटिव 5 years भी मिलता है, और फिर 2 term के बाद 5 साल का ब्रेक के लिए जाना पड़ता है। सर ये ऑडिटर्स अपॉइंट, नाम कैसे पता चलेगा किसको अपॉइंट करना है? तो हमने सीखा था कि ऑडिट कमिटी रेकमेंड करता है नाम। सर ये ऑडिट कमिटी क्या होता है? आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं सपोज 12, दे आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कुछ कुछ मैटर्स हम अलग अलग कमिटी लॉ में बनाना पड़ता है। तो ऑडिट कमिटी इज अ कमिटी ऑफ सपोज 5 डायरेक्टर्स, दे विल बी डिस्चार्जिंग द फंक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 177। मैंने एक लिस्ट दिखाया था क्लास में आपको। तो ऑडिट कमिटी इज अ सबसेट ऑफ दैट बिग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर इसमें कितने डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए? 3 में से मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैंने क्लास में पढ़ाया था दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स सैटिस्फाइंग सम कंडीशंस। ऑटोमेटिकली हर पार्ट टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम से सुशोभित नहीं होता है। फिर हमने देखा था कि अगर बोर्ड के नाम से मुझे अग्री नहीं है तो बोर्ड उनको फिर से अगर ऑडिट कमेटी और बोर्ड का व्यू अलग अलग है, आप किसको अपॉइंट करना चाहिए, तो ऑडिट कमेटी को बोर्ड वापस रिक्वेस्ट करता है अपना नाम रिकंसिडर करिए। फिर भी वो नहीं मानता है तो फाइनली चलेगा, बताओ किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। झूठ मूठ का एक स्टेप बना दिया इतना सारा, चलती किसका है फाइनली हर चीज में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। हमने इसी क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, इफ यू सी द स्क्रीन। एक फर्म 1 term दिया और पता गलत टर्म, 2 year 1 term एंजॉय किया, उसके बाद 2 साल का गैप कर लिया, फर्म का बता रहा हूं। फिर वो सेकेंड टर्म के लिए आया, 1 term of 5 years। फिर वो थर्ड टर्म बोलता फिर दो। हम बोला आपका तो रोटेशन का टाइम आ गया। वो बोलता है हम बीच में ऑलरेडी 2 साल छुट्टी करके आया ना, हम रोटेट कर लिया। तो लॉ में एक लाइन लिखा हुआ था, इस पे क्वेश्चन आएगा, अ ब्रेक इन द पीरियड शुड बी ऑफ 5 years, देन ओनली इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर ब्रेक। ये जो आपका सेकेंड टर्म आप सोच रहे हैं ना,
सॉरी फर्स्ट टर्म आप सोच रहे हैं, हम तो ब्रेक के बाद आया है, मेरा पहला है, ये तुम्हारा सेकंड टर्म माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वन टर्म सर गैप दिया ना, ये गैप सक्सेसफुल गैप नहीं है, सही गैप नहीं है। तो एक लाइन मैंने लिखवाया था ना, अ ब्रेक इन द पीरियड, है क्या लाइन? कहां पर है? आई विल शो इट टू यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये देखो, इधर देखो, a break in the term for continuous period of 5 years shall be considered, otherwise if the break is not of 5 years it is not considered as a break. very 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 important, याद रहेगा। हमने इसी क्लास में ऑडिट कमेटी के बारे में भी बहुत सीखा था, जो एग्जाम्स में बहुत आता है, एक टेक्निक जो एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, CMA CA CS ऑल कोर्सेज। लिस्टेड कंपनी को हमेशा ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, और बाकी कंपनीज को कब बनानी पड़ती है? अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो, और एक लड़का हड़बड़ा के बोलता है, समझ गए, या तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो, या पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर हो। ना ना ना, टर्नओवर लिखा हुआ है, या उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो, और है चारों में से कोई एक भी लग जाए। सर चार कैसे हुए? लिस्टेड यार एग्जाम में 2 3 एंड 4th नंबर भी एक ऑप्शन है। ऑल पब्लिक कंपनीज, चाहे उनका लोन बोरोइंग डिबेंचर्स डिपॉजिट्स मिला के 50 करोड़ से ज्यादा हो, सर लोन 30 का है, बोरोइंग्स 12 का है, डिबेंचर्स 30 का है, फंस जाएगा। सर तो एक चीज समझ गए? हम बोले क्या समझे? सर प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी नहीं है, कोई इच्छा से बनाना चाहे तो बना ले, क्योंकि सब में पब्लिक है। ओके, तो छोटी छोटी बात ऑब्जर्वेशन का काम करेगी, और यहां पे सब पेड अप कैपिटल क्राइटेरिया नहीं है। सर इतना क्यों सुना रहे हैं, हर चीज पेड अप कैपिटल क्राइटेरिया नहीं है, क्यों सुना रहे हैं? आपको पता चली गया होगा। एक जगह हम लोग लाइफ में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स कहां जरूरी होता है। यहां पे सारे पॉइंट्स में ना पेड अप कैपिटल क्राइटेरिया था। लिस्टेड कंपनी में हमेशा वो 1 टर्म के बाद, इंडिविजुअल्स में 5 इयर्स का ब्रेक होना चाहिए, फर्म में 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद 5 ईयर। या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी रोटेशन लगेगा अगर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर हो। सर हमारे घर में प्राइवेट कंपनी है, हमारे सीए तो 35 साल से काम कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चाचा की जो प्राइवेट कंपनी है ना, चाची प्राइवेट लिमिटेड, उसका पेड अप कैपिटल 7 करोड़ है। यहां पे वो अट्रैक्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 में। ओके, और कई बार हद हो गया, कोई भी कंपनी हो, चाहे पेड अप कैपिटल लेवल कम हो, पर पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट्स ग्रेटर देन 50 करोड़ हो। मतलब सर रोटेशन तो प्राइवेट कंपनी पे भी कभी कभी लग सकता है अगर बड़ी प्राइवेट कंपनी हो। और सर एक ऑब्जर्वेशन, आज ऑब्जर्वेशन का दिन है, यहां सब चीज पेड अप कैपिटल पर ट्रिगर कर रहा है ऑलमोस्ट। पहला मतलब ये 2 खासकर, लिस्टेड में तो हर चीज, हर कंपनी में क्या होता है, जानबूझ के एग्जाम में आएगा, लिस्टेड कंपनी पेड अप कैपिटल 9 करोड़, आप तो खुश हो जाओगे, रोटेशन नहीं लगेगा, लग जाएगा, बिकॉज लिस्टेड होते ही लग जाता है। और ये वाला भी समझ गए, ऑल कंपनीज जिसकी भी चाहे ऊपर पेड अप कैपिटल कम हो, बट ये बोरोइंग्स का फिगर ज्यादा हो जाए तो आप भी फंस जाते हैं। सर एक गुड न्यूज और बताइए, क्या इन दोनों में जानबूझ के एग्जाम में आएगा, एक स्मॉल कंपनी है, इसका बैंकों से लोन 60 करोड़ का है, तो भी आप बच जाएंगे। स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी में रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के कॉन्सेप्ट नहीं लगते। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद ये कुछ एक पॉइंट था कि जब हम किसी को ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो बोर्ड उससे एक डिक्लेरेशन, रिटन कंसेंट हासिल करता है कि ही इज रेडी टू एक्ट एज ऑडिटर। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। एक सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है कि वो कहीं ये सब चीजों के अंदर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, ABCD मिल रहा है। एक OR इन GM पास किया जाता है, टेन्योर सही होना चाहिए, एंड कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करता है, इन्फॉर्म भी करता है तुम अपॉइंट हुए, और कंपनी ROC को इन्फॉर्म करता है ADT 1 में। एंड लोग इसमें गलत लिख के आते हैं, MCQ में 30 डेज लिख के आते हैं, पर बॉयज एंड गर्ल्स ये वाला है ना हमारा 15 डेज है। सर मजा आ गया, यानी कि आप इनडायरेक्टली ये भी बता दिए कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करने के समय उससे हमें एक रिटन कंसेंट एंड एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो 4 चीजों के बारे में है। और ये ADT 1, सर अच्छा हुआ बता दिया, हम तो भूल गया था, 30 डेज लिख के आ जाता, अच्छा हुआ बता दिए, विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट हमें करना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो यहां पर हमने 3 चीजें देखी थी। अच्छा ये सारा चीज हमने ऑलरेडी आपको चार्ट से करवा दिया है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स कई बार आप बोलते हैं कि हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। ABCD, कैन यू सी दिस एवरीवन? जिस दिन आप अपॉइंट कर रहे हैं, उधर का कोई पार्टनर, पुराने फर्म में एक पार्टनर था, उसका रोटेशन हो गया फर्म का, अब नए फर्म में भी वो पार्टनर है, कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। सर नहीं होगा पुराना पार्टनर। हम लोग तो क्यों क्यों कैसे नहीं है? सर आप बोलना चाह रहे हैं कि मिस्टर एक्स यहां पार्टनर थे पुराने में, और अभी आप जिसको अपॉइंट किए उसमें भी मिस्टर एक्स पार्टनर है। सर प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे? सर मिस्टर एक्स को उधर पार्टनरशिप से हटा दिए,
तो भी आप नहीं कर सकते अगर खास करके वो मिस्टर एक्स पुराने फर्म में इंचार्ज था एंड सर्टिफाई कर रहा था, साइनिंग वही कर रहा था, अब नए फर्म में वो पार्टनर बन के नहीं आ सकता। याद आया? ये लाइंस याद करके मैंने केस स्टडीज प्रैक्टिस करवाए थे आपको। एन इनकमिंग फर्म शुड नॉट बी एसोसिएटेड अंडर द सेम ब्रांड नेम और दिस, जैसे पीडब्ल्यूसी का एग्जांपल दिया था मैंने, डिलॉयट और एसबी बिलीमोरिया ये एक ब्रांड नेम को बिलोंग करते हैं। वह सारा नाम तुमको नहीं पता ऐसे, अंडरस्टूड? पीडब्ल्यूसी और हैदराबाद, पीडब्ल्यूसी दिल्ली एक ही ब्रांड को बिलोंग करते हैं। तो आप बोलोगे वो तो पीडब्ल्यूसी हैदराबाद था, इस बार पीडब्ल्यूसी दिल्ली को दिया है काम, नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच। इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, लर्न टाइप का नेचर लिखे थे। तो वीडियो पॉज कर लेना घर में और इसको लर्न भी कर लेना। हमने इन्हीं क्लासेस में रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, मैंने बोला था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 पॉइंट्स, फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, जो एक अलग से चैप्टर भी बन जाता है कई बार। You have to learn in the revision class. I am focusing again. Coming terms में आप यहां से questions देखोगे। And ये एक अनकॉमन क्वेश्चन है जो लोग लिखना नहीं जानते, एक ही बार आया हुआ है सीए के एग्जाम में, अब सीएमए सीएस में आएगा। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन एंड हाउ द आंसर इज रिटन, एक बार ऑब्जर्व करो जल्दी से। चलो चलो जल्दी पढ़ो, जो ऑलरेडी अभी पढ़ाया वही सब है, बट लिखने का स्टाइल देखो। ओ, जिसको अपॉइंट कर रहे हो सीलिंग लिमिट भी चेक कर लेना, रेजोल्यूशन पास के मिनट बुक में एंट्री हुआ है क्या। और 139 140 में कुछ, 139 का एक और बात था आज जो पढ़े थे, रिटन कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट, या मिसिंग आंसर में लिखो रिटन कंसेंट फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर, रिटन कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट लिख लिया होगा आपने। वो पीएलसीटी बोल के कुछ टेक्निक सिखाया था, 4 चीजों के बारे में वो सर्टिफिकेशन में डिक्लेरेशन देता है, वो भी हो गया होना चाहिए था। उन 4 चीजों के बारे में डिक्लेरेशन यहां पर हो गई होनी चाहिए थी आपकी। रिटन कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट लिख लो प्लीज, जिन लोग का मिसिंग है लाइन। रिटन कंसेंट ऑफ दैट ऑडिटर दैट आई एम रेडी टू एक्ट, मिला क्या? एंड प्रीवियस ऑडिटर के साथ नए वाले ने कम्युनिकेशन करना पड़ता है कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। सो दिस कंप्लीट्स योर 139। 2-3 चीज और थी इसी के अंदर, वो भी मैं छेड़ ही देता हूं। फर्म को सेकंड टर्म रीअपॉइंट कर सकते हैं, पर अगर फर्म के ये एबीसी वाले केसेस हो जाएं, खुद ही मना कर दिया हो या कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया हो, तो उसको हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट किए, वो रेडी नहीं अब एक्सेप्ट करने अपॉइंटमेंट, तो एक बच्चा उसको कैजुअल वैकेंसी ट्रीट कर लिया, नॉट अलाउड। दैट इज नॉट अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, इट शुड नॉट बी फिल्ड बाय द बोर्ड। डिड यू गेट दिस एवरीवन? पढ़ लीजिए लास्ट लाइन। लोग इसमें, ये केस स्टडी आया हुआ एग्जाम में, लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, तो हम लोग रोटेशन के सारे पॉइंट्स यहां देख रहे हैं। कई बार जॉइंट ऑडिटर्स भी अपॉइंट होते हैं, काम का स्केल बहुत बड़ा होता है, तो वो हो सकते हैं। जॉइंट ऑडिटर्स के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़े थे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग धीरे धीरे फाइनली पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी 139 में एक इंटरेस्टिंग चीज और हमने देखा था, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। लुक हियर एवरीवन, ये एक स्लाइड नंबर 22 था मेरे बुक में। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। जेड लिमिटेड क्या गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन होता है व्हेन 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सीजी एसजी या बोथ, या एक कंपनी किसी गवर्नमेंट की सब्सिडरी होती है, नहीं है। बट इसका होल्डिंग देखो, 30% वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, 30% एक दूसरी गवर्नमेंट कंपनी कर रही है, तो ये नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी है। बट एमसीए का एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सीजी और एसजी तो कंट्रोल कर ही रहे, तो ऐसे में भी सीएनएजी पंचायती करेगा। पहले तो लोग क्या करेंगे एग्जाम हॉल में, पता है ये नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, ये बात सही है, जेड लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, बट एमसीए का क्लैरिफिकेशन एक नया चीज समझा रहा है। स्लाइड नंबर लिख देना, स्लाइड नंबर 22, कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं होने के बावजूद भी सीएनएजी करेगा, क्योंकि काफी अच्छी इसमें इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट की होल्डिंग की। यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। तो ये अगर नहीं देखा हुआ होता तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते। तो स्लाइड्स को भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया करो जब हम लोग क्लास में रिवाइज करते। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स। मैं 10 सेकेंड और वेट करूंगा, आप नोट कर लीजिए। तो 141 एज वेल एज 139, बहुत सारी चीजें। 141 में प्रोग्रेसिव बेसिस वाला फीस याद है, दैट इज नॉट एडवांस, हमने देखा था आज। क्रेडिट कार्ड वाला क्वेश्चन याद है,
एंड दिस इज अगेन अ फाइन क्वेश्चन। और वो ब्रेक जो होता है, ब्रेक शुड बी ऑफ 5 years, तब वो ब्रेक माना जाता है। चलिए, वेरी गुड बैच। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिए थे आज, रिटायरिंग ऑडिटर एंड एवरीथिंग एल्स। ये फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी मैंने इंपॉर्टेंट बोला है क्लास में पढ़ाते वक्त भी। ओके, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने अलग से सॉल्व किए थे। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट लाइन ऑफ डिस्कशन, वेरी वेरी फेमस, सेक्शन 140। लुक एट द स्क्रीन्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। एंड फिर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर बोल के भी एक क्वेश्चन है। ये स्लाइड नंबर, आज के 9 वाले पेज में स्लाइड नंबर 3 है। ऐसा कुछ दिख रहा है? इतना इजी नहीं है ये। इसमें क्या डेंजर है मैं बताता हूं आपको। आई जस्ट शो इट टू यू। रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, जब हम लोग रिवाइज करने बैठते हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। लोग पता है इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, ऑडिटर को रिमूव करना है क्या, हाँ समझ गया, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ इन जनरल मीटिंग लगेगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा। -5। मैंने यहाँ कुछ लिखवाया था आपको, अपने अपने बुक्स पढ़िए। बहुत टाइम बाउंड सीक्वेंस है कि पहले क्या लग रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन आ गया तो उसके 30 डेज के अंदर, ये लोग भूल जाते हैं आंसर में, ADT 2 में अप्लाई करो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आने के 60 दिनों के अंदर, अप्रूवल आने के 60 दिनों के अंदर एक जनरल मीटिंग बुलाई जाए और उसमें SR पास की जाए और हटाने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये बहुत गंदा है। मैं जब अगर स्टूडेंट होता मैं भी भूल जाता, पर अब जैसे मेरे को 2 दिन और याद रहेगा। तो ये रिकॉर्डिंग जब भी एग्जाम के 2 दिन पहले सुन के जाना कि पहले एक BR हुआ, BR पास हो गया, ड्रॉअर में मत रख देना रेजोल्यूशन। सर समझ गए, अब GM बुलाना है ना, बुला लेंगे। नो 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 नो, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर इन ADT 2। ओके, ADT 2 का अप्रूवल आ जावे, उसके बाद GM बुला लेना। हाँ सर बुला लेंगे, अब तो अपना ही बात है ना 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 ना, 60 दिन के अंदर। तो इसीलिए आई वाज सेइंग इट इज रियली वेरी डेंजरस। ओके, याद रखना। तो जो लोग क्लास किए होंगे उन्हें सब लिखा होगा। रेजिग्नेशन आप रिजाइन कर सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम रेजिग्नेशन। कंपनी को बताइए, नंबर 1 ROC को बताइए। लोग ये लिखना भूल जाते हैं। इन ADT 3 कैसे याद हुआ सर आपको, फ्री हो रहे हैं अब आप, रिजाइन कर रहे हैं, ADT 3 गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG को भी बुलाइए, बताइए। सर जमा नहीं देता अगर रेजिग्नेशन का नोटिस तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, लोअर ऑफ द टू 50,000 या आपकी जो भी ऑडिट की रेम्यूनरेशन है। ओके, बट 500 पर डे तक भी लग सकता है आपको, मैक्सिमम 2 लाख तक। तो बहुत गंदा फिगर है, एग्जाम में एक बार आया हुआ है, सो आई हैव डन विद यू। आई डिड नॉट यूज द वर्ड फाइन। सो फाइन्स एंड पेनल्टीज में क्या फर्क है, 1000 बार बताया है। पेनल्टी जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ ROC लगाता है, ये छोटे मोटे गुनाहों के लिए होता है। फाइन थोड़ा सा और बड़े गुनाहों के लिए स्पेशल कोर्ट्स आप पर इंपोज करते हैं। सो व्हाट इज दिस, ये वाला थोड़ा सा टफ था कि इसमें क्या होता है कि जो फर्म है, सपोज उसका एक टर्म खत्म हो रहा है AGM में और उसको आप रीअपॉइंट नहीं करने दे रहे हैं और एक नया फर्म को आप अपॉइंट करना चाहते हैं, तो यहां पे एक वर्ड था, special notice will be required. I did not say this word special resolution. I said special notice will be required for appointing a firm other than the retiring auditor or expressly providing that the retiring auditor will not be reappointed. Special notice क्या होता है, अगर आपको लॉ पढ़ा हुआ है याद हो, यहां पर certain members कंपनी को प्रपोजल देते हैं 14 days before the meeting. Sir, what do you mean by certain members? Members holding 1% of voting power or minimum paid up value of shares 5 lakh rupees. दोनों में से कोई भी। सर्टेन मेंबर्स कंपनी को 14 दिन पहले बताते हैं आने वाली मीटिंग में हम ये करना चाहते हैं, इस आदमी को तो अपॉइंट होने नहीं देंगे हम ऑडिटर, और नया को अपॉइंट करेंगे अब हम उसकी जगह। या और फिर कंपनी एंड फिर कंपनी बाकी सब मेंबर्स को बताती है अपना अपना व्यू लेके आइएगा। तो स्पेशल नोटिस इस केस में लगता है, जो मैंने समझाया था। और जो हटाया जा रहा है बेचारे, जिसको आने नहीं दे रहे हैं, उसके रिप्रेजेंटेशंस को सर्कुलेट किया जाता है, मीटिंग में रीड आउट किया जाता है, बट कभी कभी ये सारे अवसर उसको नहीं दिए जाएंगे इफ दैट ऑडिटर इज ट्राइंग टू गेन पब्लिसिटी लाइक राखी सावंत, ओके, फॉर डिफेमेटरी मैटर। बुरा मत मानिएगा कोई की भुआ लगती होगा। नेक्स्ट, NCLT ऑर्डर कर सकता है ऑडिटर को चेंज करने के लिए। सबको एक लाइन याद रहता है, या इफ द ऑडिटर हैज कमिटेड फ्रॉड और एक्टिंग इन फ्रॉडुलेंट मैनर, NCLT कैन ऑर्डर एंड चेंज द ऑडिटर, कि चेंज करो, डायरेक्शंस कंपनी को देता है। NCLT चेंज नहीं कर रहा है, NCLT कंपनी को डायरेक्शंस दे रहा है। और ऐसा शख्स डैश ईयर्स के लिए अब किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं हो सकता है। तो लोग इसमें MCQ में 10 years लिख के आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले वो कोर्ट वाला पढ़े थे ना सर, आज तो जबरदस्त है, यहां पर 5 years का बैन लगा आपके ऊपर। ओके, और एक लैंग्वेज है NCLT का, ये लोग भूल जाते हैं। NCLT खुद भी ऑर्डर पास कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पर कर सकता है, या कोई भी शख्स सबूतों के साथ अगर हमें दे और हमें भी ये सेटिस्फैक्शन हो
ओ सर ये तो हम भूल ही गया था, हमसे वो 5 इयर्स तक याद रखता था, ये भी याद रखना। एंड और एक चीज, एनसीएलटी जिस ऑडिटर को ऐसा घोषित कर रहा है उसके ऊपर 447 वाला कुछ लग जाएगा, फ्रॉड वाले फाइन्स। सही, व्हाट इज 447? कई बार सुनाते हैं आप, दिखाऊंगा। नाउ सिंपल सिंपल छोटे सेक्शन, हु कैन साइन ऑडिट रिपोर्ट, बच्चा भी बता देगा, पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ही कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट। एंड उसके ऑडिट रिपोर्ट को मीटिंग में पढ़ा जाएगा ताकि उसकी कुछ क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स हो, उनको पढ़ा जाता है। फिर एक बात बताओ, क्या ऑडिटर अटेंड कर सकता है हर जनरल मीटिंग? यस, शेयर होल्डर्स मीटिंग हमेशा अटेंड कर सकता है, बट एक पॉइंट है, ये भी एक क्वेश्चन में आया हुआ है, वो सुना भी जाएगा, वो बोल भी सकता है मीटिंग में, इनकम्प्लीट आंसर, ओनली ऑन दैट पार्ट विच आर कंसर्न्ड टू हिम एज एन ऑडिटर, यानी अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड मैटर्स पे सुना जाएगा। वो जाकर अपना होशियारी बाकी मैटर्स पे नहीं दे सकता। हमरा सुनिए ना, हमको इस चीज का भी आइडिया है, प्रोजेक्ट का, हाइडल पावर प्रोजेक्ट का, हमारे घर में निकालना बिजली, इधर पे तुम नहीं कर सकते हो, हमें से अकाउंट्स एंड ऑडिट वाले मैटर्स पे तुम्हारा सुनना है। सर ऑडिटर नहीं जा रहा, अपना फ्रेंड ही को भेज सकता है। फ्रेंड को भी नहीं भेज सकते हो, पर दो आंसर है, आप फ्रेंड वर्ड मत लिखना, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हो। रामू काका को भेज देगा वो? नहीं सर, उसका एक फ्रेंड है, सीए फाइनल तक पास हुआ है, नहीं चलेगा। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हु इज ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। तो ये रिकॉर्डिंग आपको जहां जहां आप गलती कर सकते थे, मुझे लगता है ऑडिट से रिलेटेड वीडियो ऐसा कोई भी नहीं है यूट्यूब पर कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बच्चे लिख के आ जाते हैं। द वर्ड इज व्हाट? हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। तो यहां जहां जहां आपकी गलती हो सकती थी, अब नहीं होगी। सर एक बात बताइए, ऑडिटर से गलती हो गया तब उसके ऊपर क्या लगेगा? अगर जानबूझकर गलती करता है तो फाइन एंड इंप्रिजनमेंट है, रिफंड करना पड़ेगा जो रेम्यूनरेशन उठाया है, कंपनसेट करना पड़ेगा ग्रीव पार्टी को, एंड सिविल लाइबिलिटी यानी कंपनसेशन की लाइबिलिटी अगर फर्म है, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड पर्सनली लायबल। और अगर कोई फ्रॉड वाला काम किया है तो डिफॉल्टिंग पार्टनर अकेला जेल जाएगा। सर गजब था ये वाला चार्ट, तो हमको तो सिर्फ वो फाइन का फिगर से डर लगता था, लोग फिगर के आगे पहुंच ही नहीं पाए। पीपल फॉरगेट दीस टाइप ऑफ पॉइंट्स, रिफंड, रेम्यूनरेशन, पे, डैमेजेस, ये तो लोग भूल ही जाते हैं। सर ये फिगर बता ही दीजिए सर, इतना कुछ आप करवा रहे हैं हम लोग को। तो ये फिगर वापस देखो, अगर ऑडिटर से भूल चूक होती है, मिनिमम 25,000 है, मैक्सिमम 5 लाख, और लोअर 4x, मतलब 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। और अगर जानबूझकर होता है मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25 लाख, अरे बाबा, और 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। ओके, एंड इम्प्रिजनमेंट भी इसको हो सकता है 1 ईयर का। डिड यू गेट द वर्ड? अगर जानबूझ के नोइंगली कॉन्ट्रावीन करता है 139, 144, 145। सर व्हाट वाज 145? अभी अभी देखे थे थोड़ी देर आगे, व्हाट वाज 145? टेल मी। 145 इज साइन, गलत जो नहीं था वो भी साइन करवा दिया किसी और से, दैट इज 145। ओके, तो ये फिगर मुझे तो ना एक दिन याद रहता है, बट आई हैव क्लियर्ड माई सीए एज वेल एज सीएस, सीएमए नहीं हूं मैं, तो ये मुझे तो याद नहीं रहता है, पर मेरे को कॉन्सेप्ट तुम लोग से ज्यादा याद आता है कि ये सारों पांचों इंपैक्ट लोग डिस्कस नहीं करते, लोग से फाइन में खो जाते हैं। पीपल फॉरगेट दिस टाइप ऑफ लाइबिलिटीज ऑल्सो। तो क्वेश्चन आ जाता है, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 139, 144, 145, रैंक होल्डर्स तक से वो फाइन ही समझा के आते हैं, पर तुम लोग जैसे न्यू प्रोस्पेक्टिव रैंक होल्डर्स, आप ये सारा इंपैक्ट बता के आओगे। फिर एक गंदा क्वेश्चन एक ही बार एग्जाम में आया हुआ है, लुक एट द क्वेश्चन। मैं कुछ गंदे क्वेश्चंस भी आपको रिवीजन में करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन पढ़ो, घुमा के स्पेशल नोटिस वाला क्वेश्चन पूछा है। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन। स्क्रीन्स पर देखिए अच्छे से। जॉइंट ऑडिटर्स की जगह आप एक ही को अपॉइंट करें, यानी पुराने वाले को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो 140 वाला ही क्वेश्चन ट्रिगर हुआ है, तो रिवीजन में सुना हुआ रहेगा तो फ्रेश रहेगा उस समय। ओके, तो हमारा 3 अंश पूरा हो गया। कौन कौन सा? 139 वाला चैप्टर, 141, 144 एंड नाउ 147। बीच में और चिल्लड़ आए थे, 142 रेम्यूनरेशन का था, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट था। तो देखो धीरे धीरे ग्रेजुअली सेक्शन नंबर्स भी अपने आप याद हो रहे हैं, मैंने कोई प्रेशर का काम नहीं किया कि बहुत टेंशन में आके किया हो। लुक एट द स्क्रीन, फुल पेज कर दीजिए।
447 में एक होता है छोटा फ्रॉड, एक होता है बड़ा फ्रॉड। छोटे फ्रॉड में फाइन और इंप्रिजनमेंट वर्ड है, बड़े में फाइन एंड इंप्रिजनमेंट वर्ड है, क्योंकि 447 भी लाइबिलिटीज के अंदर घुसी थी फ्रॉड वाले केसेस में। और व्हाट इज छोटा फ्रॉड एंड बड़ा फ्रॉड? छोटा फ्रॉड इज इफ इट इज लेस देन लोअर ऑफ द टू, 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्नओवर, इनमें से जो लोअर होगा, आपका फ्रॉड उससे लोअर अगर है तो छोटे फ्रॉड के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तब आपको जेल 10 साल तक नहीं होती, अप टू 5 इयर्स है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट और इंप्रिजनमेंट है। पर बड़े फ्रॉड में द इंपैक्ट इज समथिंग डिफरेंट। दिख रहा है आपको? ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार। ओके, तो जिसको ये लेना था आप स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लीजिएगा, ये एक नया चार्ट मैंने इंक्लूड किया अभी डिस्कशन के दौरान। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। एक मिनट में जब तक चार्ट खोल रहा हूं, बैटरी भी चेंज करवानी पड़ेगी मुझे। कॉस्ट ऑडिटर्स पर आएंगे अब हम लोग। और मत करना बैकएंड में। यस, कॉस्ट रिकॉर्ड्स कौन सी कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है? पहले तो लोग ये पूछना चाहते हैं कई बार, क्या सर जैसे स्टार्ट ऑडिट के बारे में याद है, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी। सर सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एवरी कंपनी। बट कॉस्ट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पहले आपको अगर बैकग्राउंड याद दिलाऊं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस कंपनी को बनाना कंपल्सरी है? जिसकी ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 35 करोड़ और मोर। ओके सर, एक बात बताइए, कॉस्ट ऑडिट में क्या लिखा होता है? बेसिकली कॉस्ट, जैसे हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट में क्या पढ़ते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉस्ट ऑडिट में ट्रू एंड फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता लगाना है, हो रहा है नहीं हो रहा है। मोर ओवर कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉलो किए गए हैं ना कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, यानी ऑब्जेक्टिव पूरा अलग है। एंड कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को नहीं जाता है। आप क्या आईफोन वाले शेयर होल्डर्स को बताओगे कि देखो हमारा कॉस्टिंग तो इतना ही है? आप इंटरनल कॉस्ट का ब्रेकअप, सेंसिटिव डिटेल्स क्या शेयर होल्डर्स में बांटोगे? तो चीजें अलग है। कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है, रेम्यूनरेशन उनका फिक्स हो जाता है। पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बता रखा है, दो अलग चीजें देखो, रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करना है ये अलग है, कॉस्ट ऑडिट कब कंपल्सरी होता है उसके लिए मैंने आपको बताया था। रिकॉर्ड्स के लिए क्या लिखा है? जिस भी कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज 35 करोड़ और मोर, इसका लैंग्वेज चेंज करेंगे, ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी इस सेक्टर को बिलोंग करते हो, रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का एक लिस्ट आया हुआ है। मैंने आपको रेगुलेटेड सेक्टर याद भी करवा दिया था, एक टेक्निक सिखाया था कि बछाद सर को है ना वो बहुत गर्म लगता है, इलेक्ट्रिसिटी घर में जाते चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करने का बहुत शौक है इनको, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। बछाद सर आधे डॉक्टर हैं, दवाइयों का बहुत शौक है इनको, याद आ रहा है क्या है? फार्मास्यूटिकल्स वाले भी रेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं। इनको गाड़ी में थोड़ा सा भी पेट्रोल पसंद नहीं है, कम पेट्रोलियम, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये 6 नाम अगर आपको याद करवा दिए थे मैंने। फर्टिलाइजर्स, हाँ ये मैं नहीं खाता हूँ, कोई खाता था ना पिछले क्लास में, कोई बोल रहा था। तो ये 6 आइटम्स अगर याद है तो बाकी एग्जाम में अगर टी कॉफी आ जाए तो वो नॉन रेगुलेटेड में होगा। अल्टप्पा में कुछ काम हो सकता है। तो रेगुलेटेड सेक्टर एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के ट्रिगर लिमिट्स हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे।
जस्ट अ मिनट, वेयर इज माय कॉस्ट ऑडिटर, कि ये सब फिगर्स पे आपके रेगुलेटेड में अप्लाई होते हैं, ये सब में नॉन रेगुलेटेड में अप्लाई होते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल अगेन. सर क्या हमेशा कॉस्ट ऑडिट लगेगा? एग्जेम्पशन है. कब कब एग्जेम्पशन है? कॉस्ट ऑडिट. अच्छा, दो चीजें हैं इस चैप्टर में, गलतियां लोग करते हैं. कॉस्ट रिकॉर्ड से एग्जेम्पशन कब है, अलग चीज है. कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्पशन कब है? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में लगी है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, खुद के इन हाउस यूज के लिए, थ्रू कैप्टिव जनरेशन प्लांट, ये लैंग्वेज देखना, नंबर वन. Number two, अगर revenue from exports and foreign exchange is exceeding 75% of total revenue. Number three, this company is operating its unit in SCZ. Number three, अभी तक एग्जाम में कैप्टिव कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी आया है, मेरे को लगता है आने वाले टर्म में ये आएगा. रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स दिखाएगा, इन फॉरेन एक्सचेंज पर दिखाएगा 67%. पर आपका कितना आना चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर दैन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू. तो जो क्लास ध्यान से सुन रहे हैं उनको स्टोर रह जाएगा. कॉस्ट रिकॉर्ड से एग्जेम्पशन कब मिलता है? अगर आप कोई माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज हैं तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं रखना है, चाहे 35 करोड़ आपके यहां हो गया है तो भी. ओके. इन्हीं क्लासेस में हमने CRA1, CRA2, CRA3, CRA4 भी पढ़ा था. CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट है. CRA3 में क्या होता है? इफ यू रिमेंबर हमने क्लास में क्या किया था, CRA2 में जो कॉस्ट ऑडिटर है वो जमा देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को CRA3 के फॉर्मेट में. सो CRA4 में क्या होता है? कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है बोर्ड के पास आने के, कंपनी के पास आने के 30 डेज के अंदर विथ एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन मेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर. याद आ रहा है कुछ? तो 3 और 4 का लैंग्वेज अलग है. और जब भी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, क्योंकि हर साल अपॉइंट होते हैं, तो याद रखना अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर CRA2 जाएगा. रॉन्ग आंसर. और विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर. हमने इस पे केस स्टडी किया था डेट्स को लेकर, इफ यू रिमेंबर. तो कॉस्ट ऑडिट के बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे थे. इसकी कैजुअल वैकेंसी सीधा बोर्ड फिल करेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी. एंड पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, जो 141 पढ़े हो आज मेरे से आप, जो डिस्क्वालिफिकेशन वहां थे वो कॉस्ट ऑडिटर को भी अप्लाई कर जाएंगे. ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, पर वो भी सेम होना चाहिए. मतलब वो कंपनी का इंडेटेडनेस उसका नहीं हो कंपनी के प्रति 5 लाख से ज्यादा का. सर कोई का पहले था पर अपॉइंटमेंट के पहले लोन चुका दिया तो बच जाता है. ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज था. सर गारंटी किसी का नहीं दिया वो 1 लाख से ज्यादा का इन कनेक्शन विद द लोन, तब वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन पाएगा. सर वो तो स्टैट ऑडिटर का था, इधर भी लग रहा है. मोर ओवर अगर आप कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो आप कॉस्ट ऑडिट का काम नहीं कर सकते. इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं आपको. और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे. और एक इंटरेस्टिंग चीज, लोग रोते हैं बाहर आके, सर लाइबिलिटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर हम छोड़ के गया था. सेम जो अभी हम लोग पढ़े थे ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की लाइबिलिटीज पढ़े थे 147 के अंदर. बहुत फेमस सेक्शन, नंबर भी याद हो गया. और 147 के अंदर एक और था, क्या क्या 447, क्या रायम है, रिदम देख रहे हो? 147, 447. सो ये सब कहाँ लिखे हैं आज के चार्ट में? ये जो 9 पेजेस थे इनके अंदर शायद होना चाहिए था कॉस्ट ऑडिटर भी. ये दिख रहा है आपको एक चार्ट? वाओ, बिग जाइजेंटिक डबल एक्सेल साइज चार्ट. मैं फुल पेज कर देता हूँ, एक बार झांक लेंगे बच्चे. तो ऐसे आने वाले कई चैप्टर्स के मैं पढ़ाता हूँ और फिर हाथों हाथ रिविजन ले लेता हूँ. और ये वीडियोस फिर प्लेलिस्ट में आपके पास रिविजन एडू दोस्त ऐप जो हमारी है उसमें भी रहेगी. दिख रहा है सारी बातें? वाओ, एवरीथिंग वेरी गुड. सर वैसे ही एक कॉन्सेप्ट, रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कैसे हो सकता है वो भी लिखा हुआ है. बोर्ड रेजोल्यूशन है, इसमें सिंपल है. कॉस्ट ऑडिटर का रिमूवल उतना भेजाल वाला नहीं, उसमें वो मत लगा देना. जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर में टाइम बाउंड मैकेनिज्म पढ़े थे ना, वो ADT2 वो सब नहीं लगता है. इसका देखो बहुत सिंपल लिखा हुआ है. अरे वाह, तो ये कंपैरिजन भी करवा दिया मैंने. वैसे ही एक चीज और हम लोग देखेंगे आज. अच्छा, इसका भी अपॉइंटमेंट कौन रेकमेंड करेगा? ऑडिट कमिटी या बोर्ड, जिस कंपनीज में ऑडिट कमिटी नहीं होती है. और रेम्यूनरेशन इसका जो भी ऑडिट कमिटी रेकमेंड करेगा, बाद में शेयर होल्डर से मुझे अप्रूवल भी हासिल करना पड़ता है. कैन यू फाइंड इट? नाउ जिस तरह हमने स्टैट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट देखा, एक और नाम हमारे और आपके बीच में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिटर. डिड यू गेट दिस? इंटरनल ऑडिटर, जैसा आपने मैंने बताया था, इसमें बहुत गजब गजब चीजें हैं. अगर आप अपने बुक्स में भी देखो, मैं बुक से दिखाता हूं, कुछ तो ऐसी गजब चीजें जो आपने नॉर्मली नहीं सुना होगा. आई जस्ट शो इट टू यू. इंटरनल ऑडिटर के बारे में गजब चीज. अरे बाबा, इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ओ माय गॉड, एम्प्लॉय होने से भी अपॉइंट हो सकता है. यस, यानी आज बहुत अच्छा काम हुआ है. एक जगह हम लोग पढ़े थे एम्प्लॉय का नहीं बन सकता स्टैट ऑडिटर ना कॉस्ट ऑडिटर.
कॉस्ट ऑडिटर के भी सेम है, पर इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। यानी जो जो गलतियां आपके संग हो सकती थी एमसीक्यूज में, इंटीग्रेटेड केस सिनारियोज में, केस स्टडी में, सीएन प्रैक्टिस होना जरूरी था स्टैट ऑडिट के लिए, यहां पे जरूरी नहीं है। अरे बाबा गजब। और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर कौन बन सकता है? एक लड़का होता, पूछना क्या सीए तो करेगा? नो, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अलाउड है, और थर्ड सीएस भी कर सकता है। एनी अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। गजब सर, अच्छा हुआ कर लिया सर। तुम अकेले में भी तीर नहीं मार पाता। नहीं सर, हम यूट्यूब में जिसका वीडियो ज्यादा होगा उसका देखेगा। इट मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट, यहां पर किस किस कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है? मैंने टेक्निक सिखाया था, लिस्टेड में हमेशा कंपलसरी है, कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में भी कंपलसरी है, कुछ प्राइवेट कंपनीज में भी कंपलसरी है। मैंने टेक्निक याद करवाया था आपको कि सारे फिगर्स यहां डबल होते जा रहे हैं। अगर आप स्क्रीन देखे हो तो आपको मैंने डीपीबीटी बोल के एक रिदम सिखाया था, डिपॉजिट्स, पेड अप कैपिटल, बोरोइंग्स, टर्नओवर। चारों में से एक भी अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ऐसा ऐसा हो तो कैसे याद करेगा सर हमें? डबल करो, एक बस याद कर लो, डिपॉजिट्स का याद कर लो 25 करोड़ सर, तो उसका कैसे याद करेगा? डबल, उसका डबल, उसका डबल। सर हमको याद नहीं होता लैक्स में फिगर्स आप सिखाता है या करोड़ में? सब जगह करोड़ है, सिर्फ वो 141 में लैक्स था। अरे बाबा रे, क्या बोला है? 141 में इंडेटेडनेस में ना 5 लैक्स था, 5 करोड़ नहीं था। सर अच्छा हुआ बोल दिया। रोटेशन में करोड़ों में खेल रहे थे हम, ऑडिट कमेटी के ट्रिगर्स में भी हम करोड़ों में खेल रहे थे, इंटरनल ऑडिट में भी हम करोड़ों में खेल रहे थे। व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑडिट? करोड़ों में खेल रहे थे, 35 करोड़, और वो 50 में से 25, 100 में से 35। वंडरफुल सर, याद करा दिया आप तो, अब दिमाग में आ गए। तो मेरे को तो ऐसे याद हो जाता है डीपीबीटी में से एक भी अट्रैक्ट हो जाए पब्लिक कंपनी में। ये बहुत डेंजरस है। एग्जाम में पता क्या आया? एक प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 55 करोड़ है, पर प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ है। तो लड़का लिख के आ गया इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। हम लोग कैसे सर, अच्छा पढ़ाते थे आप शुरू में, 50 करोड़ था, याद हो गया। प्राइवेट कंपनी में मुझे सिर्फ बी और टी देखना था, बोरोइंग्स या टर्नओवर। वहां पेड अप कैपिटल या डिपॉजिट्स का फिगर नहीं देखना था। सर गजब हो गया आज तो, अच्छा हुआ बोल दिया ये वाला। डिड यू अंडरस्टैंड? तो on a broader spectrum, we have completed all types of audit today. Stat audit, internal audit, cost auditor, and figures में कहाँ हेरा फेरी होता है, किस फॉर्म में 15 days टाइम है एडीटी 1 में, बाकी में 30 days दिख रहा था ज़्यादातर। हैव वी सीन इट टुडे? अब आपको एक लास्ट टॉपिक दिखाऊंगा, सेक्शन 143, जो दिखने में बहुत बड़ा है बट आप कर लोगे हैंडल उसको भी। 143 को पढ़ने के लिए मैंने कई टेक्निक्स दिखाए थे। सेक्शन 143, उसमें गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट भी आपको दिखा दूंगा, ब्रांच ऑडिट भी दिखा दूंगा। शुरू करें? ये थोड़ा सा बस 10-15 मिनट और लगेगा। यू विल बी फ्री बाय 2:55। शुरू करो? तो पहले आपको इंटरनल ऑडिट क्या हर कंपनी में कंपलसरी? आंखों में बस गया होगा डायग्राम। तो आप बताइए, असली में आप स्टे अहेड हैं दूसरों की तुलना में? लोगों ने 25 दिन ऐसे कर दिए, और मैंने कॉन्क्रीट पढ़ाया है। मैंने ना लीपा पोती करके से इंट्रोडक्टरी क्लासेस 10 क्लास नहीं टाना है, जो पढ़ाई सिलेबस में है उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ाया है। नाउ लुक हियर, लेट मी कम टू दिस पोर्शन 143। कहाँ पर हूँ मैं? दिखता क्यों नहीं है मुझे? अच्छा, बुक में आते हैं एक बार, आपके इंस्टीट्यूट के, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट की मैट में 143 में जल्दी आइए। सबसे पहले यहां पर 6 मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पर ऑडिटर को इंक्वायरी करनी पड़ती है। एक में लेट मी क्लैरिफाई, कुछ लोग सोच रहे हैं ऑडिटर को जीवन में सिर्फ 6 मैटर की इंक्वायरी करनी है। रॉन्ग आंसर, ही हैज टू इंक्वायर अबाउट मेनी मैटर्स, आउट ऑफ दैट दीज आर 6। आफ्टर इंक्वायरी इफ एनीथिंग इज एडवर्स, कुछ अगर गड़बड़ हो, देन ओनली रिपोर्टिंग विल बी रिक्वायर्ड। तो मैंने इसको टेक्निक से सिखाया था, और एक टेक्निक बोला था बिप्स, बिपाशा बासु के नाम पर था, और ये लोन्स एंड एडवांसेस है। सर शॉर्ट में बता दीजिए ना क्या था। एक पॉइंट ये था कि अगर कोई बुक एंट्रीज होती है लाइक डेप्रिसिएशन, पीबीडीडी, सेट ऑफ की एंट्रीज, चेक करो कि ये प्रेजुडिशियल तो नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज है, झूठ मूठ का, पीबीडीडी ज्यादा ही दिखा दिया है, कम दिखा दिया। अगर इन्वेस्टमेंट बिलो कॉस्ट होता है एंड इफ द रीजंस आर वैलिड, इट्स ओके, देन डोंट रिपोर्ट। वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू, डायरेक्टर लोग का घूमने का खर्चा कंपनी के ट्रैवलिंग एक्सपेंस में तो नहीं डाल दिया। अगर आपने शेयर्स कैश के लिए अलॉट किया, चेक करो कैश आ गया हो। नॉन कैश में देखो कि कहीं तुमने फिक्टिशियसली शेयर कैपिटल रेस तो नहीं कर दिया। से मतलब मशीनरी 4 करोड़ दे दिए, शेयर 4 करोड़, कहां है मशीन? दिखाओ बिल, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, छुएंगे मशीन को, सर अनदेखा है, अनजाना है, कहीं है पर है ही नहीं। तो तुम शेयर कैपिटल फिक्टिशियसली रेस तो नहीं कर रहे हो फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। सिक्योर्ड लोन्स,
के ऊपर क्या इंक्वायरी करना है? टर्म्स ऑफ लोन कहीं हानिकारक तो नहीं है, कहीं रिलेटेड पार्टी को तो ट्रांसफर नहीं कर दिया लोन? ये सिक्योर्ड लोन्स में जो सिक्योरिटी का वैल्यू है वो सही है ना? कहीं 10 करोड़ की जगह आपको 50,000 का सिक्योरिटी दे दिया, तो ऐसी क्या सिक्योरिटी है फिर भाई? 50 साल का लोन हो गया, गलत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%। थू। नेक्स्ट, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस दिया है पर तुम उसको पता है क्या दिखाता है? इनकम टैक्स बचाने के लिए इंटरेस्ट ऑन इनकम वो नहीं लेगा लोन्स तुम। सर ये मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम उसका फ्रेंचाइजी लिए थे ना, दिखा दिए। ये सब नहीं होना चाहिए। सो इसमें क्वेश्चंस कैसा आता है मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट आता है इस पर कि व्हाट 6 मैटर्स आर इंक्वायर्ड अंडर 143 सबसेक्शन 1। सर यहाँ और एक क्वेश्चन क्या आता है, वेरी फेमस क्वेश्चन, मैं आप आज नहीं पढ़ाऊंगा, लुक हियर, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अंडर 143 सबसेक्शन 3। इसमें मैंने कुछ सिखाया था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर सिर्फ एक्ट बोलता है तब तो सब आएगा, क्योंकि रूल्स भी एक्ट का पार्ट होता है। अगर बोलता है रूल्स में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाले थे, वो कौन से पॉइंट्स होंगे जो रूल्स में डले हुए हैं? तो मैंने आपको बताया था, बापी दा बोल के एक आदमी है, उनका दिल अपनी बीबी के लिए धड़कता है। तो बापी दा में क्या क्या थे? बहुत सारे पॉइंट्स थे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा पता है एग्जाम में कई बार क्या आता है, क्लाइंट ने ऑडिटर के संग कोऑपरेट नहीं किया, तुम लिखते हो वेरी बैड, ही शुड नॉट हैव डन दिस। तुमको पता है क्या लिखना था? एज पर 143 सबसेक्शन 3, ऑडिट रिपोर्ट विल स्टेट दैट whether he has obtained all the information and explanations necessary for his audit and what is the effect of such information which he has not obtained. तो he will state that the client did not cooperate. ये लाइन पूरा कोट करना था। यहाँ सिंपल बातें, बैलेंस शीट इज कंप्लाइंग विथ योर AS। यहाँ सिंपल बातें हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, दैट इज डबल एंट्री एंड अक्रूवल बेसिस। यहाँ सिंपल बातें हैं कि प्रॉपर रिटर्न्स हैव बीन रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस नॉट विजिटेड। सिंपल बातें हैं, ब्रांच रिपोर्ट क्या मुझे मिल गया क्या? क्योंकि कंपनी के 25 ब्रांच है तो अलग रिपोर्ट नहीं जाते हैं शेयर होल्डर्स को, सब प्रिंसिपल ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं। यहाँ सिंपल बातें हैं कि कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अलग से 4 मार्क का सब क्वेश्चन बता रहा हूं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर कमेंट। वेरी वेरी इंफिनिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनल कंट्रोल्स मैंने क्लास में समझाए थे, परचेज में होता है, सेल्स में होता है, मार्केटिंग में होता है, आफ्टर सेल्स होता है। हर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। पर यहां पर ऑडिटर कभी भी याद रखना, ऑडिटर नेवर रिपोर्ट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल ऑन ऑल एरियाज, ही ओनली रिपोर्ट्स ऑन IFC, ये वर्ड लिख देना, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर। और कभी कभी कुछ कुछ कंपनी में वो भी नहीं करना है। कौन से? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो OPC या स्मॉल कंपनी हो, अरे बच गया, या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट देखते हड़बड़ाना मत, टर्नओवर आएगा उसका 60 करोड़, बोरोइंग 20 करोड़, अब करना पड़ेगा। क्यों? दिख गया होगा। दोनों इसके कंप्लाई होने चाहिए तब आपको एग्जेम्पशन है। एक प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर हमेशा लेस देन 50 रहा हो पिछले साल, इस प्राइवेट कंपनी का बोरोइंग्स एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द पिछले साल 25 करोड़ के नीचे रहा हो। सर बोरोइंग तो मेरा 20 ही था, पर टर्नओवर 60। तुमको अब ये सुविधा एग्जेम्पशन का नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऑडिटर को प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद IFC ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कमेंट करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में एक एक लाइन जो अटर हो रहा है ना, वो एक एक लाइन आप विश्वास नहीं करोगे। अब मैं अपने मुंह से बार बार क्यों करूं तारीफ पर? इतना आई एम लविंग माई ओन क्लास, दैट इज ईच लाइन इज सेविंग योर 4 मार्क्स एंड आई एम वेरी गुड इन प्रेसी राइटिंग एंड समराइजिंग। मेरा USP है, मैं बड़े बड़े किताबों को 1 घंटे में नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। एवरी लाइन विल बी अ डिफरेंट लाइन। तो ये हो गया। नेक्स्ट, रूल्स वाली बातें के लिए दिल की बातें हुई थी, ये सब दिख रहा है रूल्स वाली। तो एग्जाम में अगर आ गया था, किंजल अजमेरा एक मेरी स्टूडेंट थी, 88 आया था लॉ में, ऑल इंडिया फर्स्ट थी 2021 के एग्जाम में। उन लोग का सिर्फ रूल्स आया, अक्खा इंडिया सारा समझा के आ गया। रूल्स में सिर्फ क्या समझाना था? रूल्स वाली बातें कि अगर आपकी कोई पेंडिंग लिटिगेशंस चल रही है तो उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, अगर कोई प्रोविजन आपका कोई बड़ा लॉस लग रहा होने वाला, उस पर लॉस आपने बनाया है क्या, आपकी कंपनी IPF फंड, ये डिविडेंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, उसमें अगर डिले करती है ट्रांसफर करने में, वो वाली बात आएगी। 3 ही है क्या सर? नहीं, 3 और है, 4 और है। डिविडेंड की एक और बात, क्या आपकी कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया इस साल, तो वो सेक्शन 123 का पालन किया ना डिविडेंड चैप्टर का। क्या आपकी कंपनी ने, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो गया था, तो आपकी कंपनी वैसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रही है ना जो पूरा ट्रेल रखती है, कौन मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है डेटा रिकॉर्ड को, एडिट लॉग, ऑडिट ट्रेल फीचर के संग टैंपरिंग तो नहीं हुआ है। अच्छा हुआ सर सुन लिया, हम ये ऑडिट टैंपरिंग वाला वर्ड तो भूल ही गए थे। दिस टाइप ऑफ रिविजन इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, यू नो द इंपॉर्टेंस, इफ यू हैवंट स्टडीड यू विल नो द इंपॉर्टेंस आफ्टर द क्लास। तो ये 6 क्लासेस मिला, 6 पॉइंट्स मिला, नहीं 5 ही हुआ है सर। ये 2 क्या है? ये 2 मैंने आपको PPT से करवाया था, याद आ रहा है? ये 2 पे एग्जाम में कुछ हलचल मचने वाली है, दिखाऊंगा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था एक इंपॉर्टेंट, देखो बापी दा में D भी था,
क्या आपकी कंपनी के कोई डायरेक्टर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 के अंदर डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए? सर हमको डायरेक्टर का बात ऑडिट रिपोर्ट में क्यों लिखना होता है? बिकॉज ये जाता है शेयर होल्डर्स के घर में। सर उससे क्या होता है? शेयर होल्डर्स को पता तो चले कि ये इररिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स हैं, कल वो वहां किए आपके यहां भी कर सकते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आपको। आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो दूसरी जगह भी डायरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने कहीं ये वाले गुस्ताखियां तो नहीं की है। आई हैव एक्सप्लेन दिस। सब पता कैसे चलता है? DIR 8 बोल के एक फॉर्म होता है, वो डायरेक्टर्स लोग डिक्लेरेशन देते हैं कि हम और जगह डायरेक्टर्स हैं, हम वहां ऐसे ऐसा में फंसे हैं, और कंपनी भी एक ROC को डिक्लेरेशन देती है अगर ऐसा होता है। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट में ये डायरेक्टर्स के 164 सबसेक्शन 2 वाली डिफॉल्ट के ऊपर कमेंटिंग होती है। सर इन्हीं क्लासेस में हमने ये 4 और 5 ये कैसे सीखा था? लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन इफ आई कैन, कि ये 2 पॉइंट जो थे ऑडिट रिपोर्ट के एज पर रूल्स, वेदर मैनेजमेंट हैज गिवन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट the client company has not given any loan or has not made investment in any company upon an understanding that that intermediary company will pass it on to the ultimate beneficiary whom the company was not eligible to give the loan directly or make investment directly. Sir क्या बोल रहे हैं? And the auditor has also verified such thing by carrying out procedures. Sir क्या बोल रहे हैं? 25 मिनट समझाया था, शॉर्ट में समझाता हूं। ऑरेंज को है ना, ब्लू को लोन देना अलाउड नहीं है। ऑरेंज मेरी कंपनी है, क्लाइंट कंपनी वो इज माई कंपनी। तो ऑरेंज ने क्या किया? ब्लू को तो दे नहीं सकता था, तो वो ग्रीन को देकर ब्लू को लोन पास ऑन करा रहा। उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन ऑडिटर को देना पड़ता है कि मैनेजमेंट से भी हम लिखवा लिए, उन्होंने नहीं किया है। और सुनिए, हमने उन पर ब्लाइंडली रिलाई नहीं किया, मैनेजमेंट बोल दे और हम रिलाई कर ले, हमने भी प्रोसीडर्स कर लिए। उसी तरह हमारी कंपनी नीचे, क्लाइंट कंपनी ग्रीन हो गई, हमारी कंपनी अगर कोई से ऐसे रिसीव किए लोन किसी और को ट्रांसफर करने, मतलब वापस नीचे ना ये फंडिंग पार्टी ये ना ब्लू को दे नहीं सकती थी, तो हम बोलते हैं हम बन जाते हैं इस बार इंटरमीडियरी। तो ये भी हमने नहीं किया हो और इनमें भी ये 2 डिक्लेरेशंस आ गए हो। तो इसको आप डिटेल वाली वीडियो देखना और ये भी सुनना, अब शायद इजी होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में घुमा के आएगा। योर कंपनी हैज गिवन लोन टू समवन एज एन ऑडिटर, व्हाट थिंग विल यू राइट इन ऑडिट रिपोर्ट? तो समझ जाना लोन्स वाले डिक्लेरेशन आने से ऐसा कुछ हलचल मचता है। तो रूल्स में कितने मैटर्स हैं? 7 है। ओके, कारो भी कुछ कुछ कंपनीज को अप्लाई कर जाते हैं, तो कारों में 21 पॉइंट्स होता है, फिर ऑडिटर को उन 21 पॉइंट्स के ऊपर भी कमेंट करना पड़ता है। सो इनडायरेक्टली इंडिया का जो ऑडिट रिपोर्ट है दैट इज लॉन्गेस्ट। ओके, गवर्नमेंट कंपनीज के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, उनका ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करता है? नंबर 1 अगर आपको याद हो, CNAG। उनकी ऑडिट रिपोर्ट जमा कहां होती है? CNAG। उनके ऑडिट से रिलेटेड डायरेक्शंस बीच बीच में कौन देता है? CNAG। गवर्नमेंट कंपनी के पास एक और पावर भी होता है रिवीजन क्लास में, सप्लीमेंट्री ऑडिट फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। 60 दिनों के अंदर ही ऑर्डर कर सकते हैं, फिर नहीं। ओके, गवर्नमेंट कंपनी के पास एक और पावर है कि जो कमेंट्स गवर्नमेंट इनके रिपोर्ट पर देता है वो कमेंट्स शेयर होल्डर्स को सर्कुलेट होवे और वो AGM में पढ़े भी जाएं। 5वां नंबर पॉइंट। 6वां नंबर पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी प्रोप्राइटी एस्पेक्ट्स चेक करवा सकती है टेस्ट ऑडिट के जरिए। मैं फास्ट हूं क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूं, तो इट्स अ 4 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन। मैंने क्लास में पढ़ाया था कि गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट से रिलेटेड कुछ स्पेशल फीचर्स बताओ, तो ये 6 पॉइंट्स जो मैंने क्लास में पढ़ाए थे अभी जताए हैं, ये रिवाइज होने चाहिए। ब्रांच ऑडिटर आपका मेन ऑडिटर भी कर सकता है, कोई दूसरा ऑडिटर भी कर सकता है जो क्वालिफाइड हो एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ता है, हमने कारों के बारे में भी पढ़ा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव स्टडीड दिस एस्पेक्ट कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर जब अपने ऑडिट के दौरान, ये दोनों तीनों के ऊपर है ये ड्यूटी, इंटरनल ऑडिटर और टैक्स ऑडिटर पे नहीं है, ये 3 ऑडिटर्स पे ड्यूटी है। इन लोग को अगर कोई इंडिविजुअल फ्रॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़ का मिले अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, एक लाइन पे मार्क्स है। सर मतलब अगर 70 लाख का फ्रॉड हो तो हमें ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखना है क्या? लिखना है। यहां पर ये जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 है, दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ ADT4। से क्या होता है ADT4? अगर कोई इंडिविजुअल मटेरियल फ्रॉड स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये लैंग्वेज आना चाहिए, और कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर comes across an individual material fraud of greater than equal to 1 crore, wrong answer, against the company, wrong answer, by officers or employees, then they have to report it to central government in ADT4। लोगों का मार्क्स क्यों कटेगा? पहले तो इसमें तोतला जाएंगे लोग, फिर लोग है ना इसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिखते हैं, लोग ये 2 भूल जाते हैं। मैंने सबको समराइज किया है। और अगर ये ADT4 का पूरा प्रोसीड्यूर दिखाया था कि पहले ऑडिट कमेटी को जाएगा,
उनके रिप्लाई के लिए 45 दिन तक वेट करिए। जैसा रिप्लाई अगर जल्दी आ गया तो 15 दिन के अंदर जमा दे दीजिए ADT4 सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब जमा देते हैं तो बोर्ड और ऑडिट कमेटी के रिप्लाई भी भेजे जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हम सेक्रेटरी MCA को भी स्पीड पोस्ट और ईमेल करते हैं कि ऐसा ऐसा आपको भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर अगर छोटा फ्रॉड हो तो इस सेक्शन के अंदर हम सिर्फ ऑडिट कमेटी को 2 दिन के अंदर बता देते हैं। पर अगर आप रियल लाइफ में पढ़ोगे, अगर कोई एक छोटा फ्रॉड भी होता है तो भी कारों में उसकी रिपोर्टिंग आती है, मतलब मटीरियल फ्रॉड, चाहे वो 10 लाख 15 लाख का हो तो भी। इसी चैप्टर में हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि अगर ये जमा नहीं हो टाइम से तो लोग इसमें ना वो 147 लिख के आते हैं। इसमें सिर्फ लिस्टेड कंपनी में पेनल्टी 5 लाख है ADT4 नहीं जमा देने का, बाकी कंपनीज पे पेनल्टी 1 लाख है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और इसमें हम लोग एक चीज पढ़े थे, ये ब्रांच इंटरनल ऑडिटर एंड टैक्स ऑडिटर को ये ADT4 जमा देने का दरकार नहीं है। ये एक ऊपर वाला नोट भी बहुत टिपिकल था, वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। एंड ब्रांच ऑडिटर को भी अगर कुछ ऐसा कुछ मिलता है तो वो भी अपने ब्रांच लेवल पे जो मिलता है वो प्रिंसिपल ऑडिटर को बताते हैं। ADT4 उनको नहीं जमा देना है। ADT4 स्टैट ऑडिटर के लिए है, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर। लोग ये लाइन लिखना ही भूल जाते हैं, लोगों का ध्यान सिर्फ इंडिविजुअल मटेरियल फ्रॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करोड़ रहता है, वो भी रॉन्ग है। अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज लिखना लोग भूल जाते हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग वैरायटीज ऑफ एरियाज जहां आप मिस्टेक कर सकते थे वो बताएगा। सर जाएंगे जब भी इस चैप्टर रिवाइज करो तो मैंने ना क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे करवाए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे विद आंसर्स रिटन। ये पढ़ना मत भूलना, वरना क्या होगा, सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स अगर आपको नहीं आएंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन आंसर यहां डाला हुआ है, जो आया हुआ है, जो आने वाला है, एवरीथिंग। मतलब इस वीडियो को अगर आप कर लेते हो तो नो स्टोन इज अनटर्न्ड, एवरीथिंग इज डन। मैंने सुपर फास्ट स्पीड में पूरा ये यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब मैं एक ही क्लास शायद और लूंगा इस महीने में, या हो सकता नहीं भी लूं बिकॉज कॉलेजेस के भी एग्जाम है। मैंने अपने टारगेट्स जो थे वो ऑलमोस्ट पहले ही कंप्लीट कर दिए। तो नाउ यू हैव टू गिव माय टेस्ट, 2 टेस्ट, 1 MCQ टेस्ट 50 मार्क्स क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग आंसर्स 50 मार्क्स। मैंने 2 बना दिए, 50-50। एक में सिर्फ 50 MCQ रहेंगे और एक में 50 ये रहेगा। तो वॉल्यूम 1 भी बुक अब क्लास में मत लाना, अब घर पे रखना। अब आपको कुछ नोट्स और मिलेगा, अलग से लूज नोट्स दूंगा जब तक प्रॉपर बैच शुरू नहीं हो रही है। विल स्टार्ट अगेन। तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस वीक वी मे हैव क्लास, वी मे नॉट हैव क्लास, बता दूंगा। एक शायद ले लूं, बाकी फिर 2 तारीख के बाद ही लूंगा, ठीक है। टिल सेकंड वॉल्यूम 1B वाले लोग नहीं आएंगे जो वॉल्यूम 1B के लिए सिर्फ आते थे। ओके, थैंक यू सो मच।